हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास नागपाल, योर वीएन सर। और मेरा एम है आपके लिए फिजिक्स को इजी बनाना। इसीलिए मैं आज क्लास लेकर आया हूँ गॉस लॉ, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस तक, थ्योरी से न्यूमेरिकल तक सब कुछ कवर किया जाएगा। चलो बच्चों, टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं क्लास गॉस लॉ। देखिए, तो कल की जो क्लास थी बेटा, उसमें अपने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसमें अपने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। तो इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आती हैं। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर करती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो अपनी होती हैं, वो पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर आती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर करती हैं। और इनकी जो नंबर होती है, उसे ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इनकी नंबर को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन बिल्कुल अगर एक्यूरेट फॉर्म में इसको बोला जाए, तो इनके पाथ में कोई एरिया रख दिया हमने, डी ए वेक्टर। ये एक एरिया है। और आपको मैंने बताया था कि एरिया की डायरेक्शन कौन सी होती है, हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है। तो इस एरिया से जितनी लाइंस पास होती हैं, जितनी लाइंस बच्चों इस एरिया में से क्रॉस करती हैं, उनकी नंबर को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? द नंबर ऑफ ELF passing to an area placed in इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला था किसी एलिमेंट के लिए, फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स फॉर एन एलिमेंट, एलिमेंट के लिए इसका फॉर्मूला क्या था? डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डी ए वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल था ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला था किसी एलिमेंट के लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए। लेकिन अगर पूरी बॉडी के लिए देखा जाए, और कंप्लीट बॉडी या क्लोज्ड सरफेस, अगर हम कंप्लीट सरफेस के लिए इसको देखते थे, तो इसका दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और इंटीग्रेशन डी फाई तो बेटा फाई होता है, इंटीग्रेशन डी फाई तो होता है फाई। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें गॉस लॉ। तो बच्चों, गॉस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था कि यदि आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है, ये आपके पास क्या है? क्लोज्ड सरफेस है, जिसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, Q प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। तो आपको पता है कि चार्ज से तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर आती हैं। चार्ज से तो बच्चों इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर आती हैं। तो वो बाहर आएंगी तो इस क्लोज सरफेस से होकर बाहर आएंगी। तो इस क्लोज सरफेस से जितनी लाइंस जो बाहर आती हैं, उसे हम बोलते हैं फ्लक्स। तो इस फ्लक्स की जो वैल्यू होती है, इस फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, गोस ने प्रैक्टिकल करके ये बताया कि इस फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/ε0 इंटू में क्यू। क्यू क्या है? ये जो चार्ज है, क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है, उसका 1/ε0 टाइम होता है। एप्सिलॉन नॉट बेटा यहाँ पे क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाती है। तो इस फॉर्मूले को अपने Q/ε0 भी लिख सकते हैं। Q क्या है यहाँ? चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। ठीक है, एनक्लोज्ड चार्ज है, क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज। ध्यान रखें, क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज या एनक्लोज्ड चार्ज। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? एनक्लोज्ड चार्ज है। सेकंड बात, ये जो क्लोज सरफेस है, इसको बोला क्या जाता है? ये जो क्लोज्ड सरफेस है, क्योंकि ये लॉ किसने दिया था बेटा? गॉस ने दिया था। तो इसलिए इसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस। इसको गॉसियन सरफेस बोला जाता है। सेकंड बात, अगर इसके अंदर बहुत सारे चार्ज हों, इफ मोर देन वन चार्ज, इफ मोर देन
वन चार्ज present inside the closed surface, then Q replace by summation Q. Q को बेटा अपने क्या कर देते हैं यहाँ पे summation Q से रिप्लेस कर देते हैं चार्ज, then Q replace by summation Q. So this formula can be written as summation Q by epsilon naught. ये तो हो गया बेटा मेन फॉर्मूला गोस का, summation Q by epsilon naught. लेकिन अब हम इसको इक्वेशन 1 से कंपेयर करें तो फाई का जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन ईडीए भी तो है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कई बार, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. अब क्योंकि गॉस का जो लॉ है वो ओनली क्लोज सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, गॉस ने सिर्फ क्लोज सरफेस को एप्लीकेबल करके ये लॉ दिया था, तो हम यहाँ इंटीग्रेशन का जो साइन है वो थोड़ा चेंज कर देते हैं. ये सिंबल सिर्फ यही बताता है कि यहाँ क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन करना है, बाकी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये इतना ही बताता है कि लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है. सेकेंड बात बच्चों, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगी 1/4 पाई के हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ रख दें 1/4 पाई के. तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 पाई के समेशन क्यू, एप्सिलॉन नॉट की इसमें वैल्यू आ जाती है. ठीक है बेटा, ये मैंने आपको समझाया. तो शॉर्टकट में देखो, तो कल मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था लास्ट क्लास के अंदर. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बच्चों फॉर्मूला होता है डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और जब हम इसे एलिमेंट के लिए लेते हैं तो डी फाई और डी ए लेते हैं, लेकिन पूरी बॉडी के लिए क्या करते हैं हम दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो एक इसका फॉर्मूला आ जाता है, फाई का फॉर्मूला आ जाता है. लेकिन यही जो फ्लक्स का फॉर्मूला था गॉस ने किसी क्लोज सरफेस के लिए बताया कि वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इन दोनों फॉर्मूला को इक्वेट भी कर सकते हैं, और गॉस लॉ को आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखेंगे समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे कि गॉस ने ये लॉ कैसे दिया, इसको प्रूफ करो. ठीक है, कैसे गॉस लॉ का प्रूफ मैं आपको भी सिखाऊंगा, कैसे प्रूव करते हैं इस लॉ को ये बताऊंगा. सेकंड बार, इसमें बेटा जो क्यू है वो एनक्लोज चार्ज है, मतलब कि क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज है, इसमें कभी बाहर का चार्ज नहीं लेना है, तो ये आपको बताएंगे कि बाहर का आउटसाइड चार्ज इसमें क्यों नहीं लेते हैं. लेकिन जो इंटेंसिटी होती है इसमें सभी चार्जेज लिए जाते हैं, इनसाइड और आउटसाइड. तो यहाँ से हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे करने वाले हैं. एक और क्वेश्चन बेटा बनेगा कि गॉस का लॉ उन्हीं फील्ड के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं. इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि हमारा जो बेटा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, यानी फोर्स क्या होता है 1/r स्क्वायर, यानी कि इनवर्स का स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसे बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो गॉस लॉ बस उन्हीं फील्ड के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं. तो क्वेश्चन मेन बनेगा कि ये क्या ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स बच्चों क्या होता है Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, तो उसमें भी तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को हम ओबे करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है ग्रेविटेशन फोर्स, तो उसके ऊपर भी गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है. चलिए इन बातों को पहले एक बार फेयर में नोट कर लेते हैं. गॉस लॉ, according to this law the net electric flux emerging out from a closed surface is 1/epsilon time of the net charge enclosed by this surface. It means phi closed surface is equal to summation q enclosed by epsilon naught. ये बेटा गॉस का लॉ था जो मैंने अभी आपको शॉर्टकट में बताया था कि आप इसे ऐसे याद कर लीजिए समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समेशन क्यू क्या होता है एनक्लोज चार्ज होता है, और ये लॉ एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है क्लोज सरफेस के ऊपर. फिर जनरल फॉर्मूला फ्लक्स का क्या था इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जो मैंने अभी आपको सिखाया था इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर. बट क्लोज पाथ के लिए यहाँ इंटीग्रेशन के साइन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसे ऐसे राइट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर. ठीक है, और अब इसको अगर हम फाई की वैल्यू को इसके इक्वल कर दें, फाई क्लोज वैल्यू को इंटीग्रेशन ई डी ए, तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं. और के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 1/4 पाई
के, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर मेन फॉर्म इसकी ये फर्स्ट वाली है गॉस लॉ की। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस। ये आपको पता है कि ये क्लोज सरफेस के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है और चार्ज उसके अंदर होते हैं उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होता है। क्यों, इसका रीजन क्या है, ये हम अभी आने अगली नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं। एक ये बात बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है कि समेशन क्यू क्या है, एनक्लोज चार्ज। यहाँ समेशन क्यू क्या है, एनक्लोज चार्ज, लेकिन ई क्या है, इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल चार्जेज इनसाइड प्लस आउटसाइड। ठीक है, इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल चार्जेज इनसाइड प्लस आउटसाइड, बस। ठीक है, तो ये सभी चार्जेज के कारण इंटेंसिटी सब के कारण होती है। ये हमारा एक प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि इंटेंसिटी कौन से चार्जेज के कारण होती है, इनसाइड आउटसाइड सभी के कारण होती है, लेकिन फ्लक्स किसके कारण होता है, ओनली इनसाइड चार्जेज के कारण होता है। इसका रीजन हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके बच्चों के मन में आ रहा है कि गॉस साइंटिस्ट ने ये लॉ कैसे बनाया था। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं, गॉस लॉ का प्रूफ। तो देखिए बेटा, ये है गॉस लॉ का प्रूफ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं एक बार। देखो, गॉस लॉ को समझने के लिए पहले बच्चों हम क्या करते हैं, एक स्फेयर कंसीडर करते हैं। ये आपके पास एक स्फेयर है और इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। अब चार्ज के कारण बच्चों क्या होता है, लाइंस बाहर निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है। तो हम यहाँ पे उसको कंसीडर करने के लिए एक एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, हम एक एरिया एलिमेंट लेते हैं और इसकी जो स्फेयर की रेडियस है ये स्मॉल आर है। अब आप ये देखिए, प्लस के कारण इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखिए एलिमेंट पर, ये होगी ई वेक्टर, क्योंकि प्लस के कारण इंटेंसिटी बच्चों किधर होती है, आउटसाइड। और साथ में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है, नॉर्मल टू द प्लेन होती है। ये डायरेक्शन किसकी हो गई है, डी ए वेक्टर की। तो ये जो एलिमेंट लिया, इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलता है, डी फाई इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। और यहां पर आपने देखा कि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर पैरेलल हैं, ध्यान से देखो, क्योंकि दोनों बेटा एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री को नेक्स्ट में क्या लिख देंगे, 1। तो डी फाई क्या हो जाएगा बताओ, ई डी ए। ये तो है एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि कंप्लीट बॉडी के लिए, यहाँ पर कंप्लीट स्फेयर के लिए हम इसका दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन डी फाई तो फाई होता है, और इंटीग्रेशन क्लोज पाथ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ डी ए। ठीक है, क्लोज पाथ सिर्फ एक सिंबल है रिप्रेजेंट करने का, इसका मीनिंग नॉर्मल ही रहता है, नॉर्मल इंटीग्रेशन कीजिए आप। तो इंटीग्रेशन डी ए किसके इक्वल होता है, ए के। तो फाई बेटा क्या हो जाएगा, ई तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन डी ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। फाई इज इक्वल टू ई ए आ गया। अब एरिया आगे, क्योंकि वो स्फेयर है, तो एरिया किसके इक्वल होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो फाई क्या हो जाएगा बोलो, ई डॉट एरिया की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। और इंटेंसिटी का क्या बेटा फॉर्मूला था बताओ, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, जहाँ के की वैल्यू क्या होती थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ई की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो के की वैल्यू हो गई। और चार्ज क्या हो गया, क्यू, ये चार्ज हो गया क्यू, डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या पाएंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई भी कट गया। तो फाई क्या आ गया बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो है गॉस लॉ। तो इस तरह से बेटा आपने क्या देखा कि हम एक स्फेयर के ऊपर एक एलिमेंट मानकर और एलिमेंट के फ्लक्स का फॉर्मूला लगाकर और उसे सभी एलिमेंट्स के लिए इंटीग्रेशन करके और इंटेंसिटी के फॉर्मूले को यूज करके हम गॉस लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये गॉस लॉ जो हमने प्रूव किया, इसमें क्यू कौन सा चार्ज आया, स्फेयर के अंदर का चार्ज। तो ये बात भी प्रूव होगी कि ये क्यू कौन सा चार्ज है, इसमें एनक्लोज चार्ज है। तो पहली बात तो ये थी बेटा कि गॉस लॉ को प्रूव करना, इसको नोट कर लो। सेकंड बात अब अपने ये करेंगे कि गॉस लॉ बेटा एप्लीकेबल किसके लिए होता है, ओनली एंड ओनली
किसके लिए एप्लीकेबल होता है? जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। ये जो मैंने आपको समझाया है इसके नोट्स बना लीजिए फिर। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, कंसीडर ए स्फेरिकल एनक्लोज्ड सरफेस, ये एक स्फेरिकल सरफेस है इन विच प्लस क्यू चार्ज इज प्रेजेंट एट सेंटर, ये बेटा एक प्लस क्यू चार्ज है सेंटर पे। इफ एन एरिया एलिमेंट डी ए वेक्टर इज टेकन, यहाँ पे हमने एक एरिया एलिमेंट लिया है ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, द फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम दिस एलिमेंट, ठीक है, द फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम दिस एलिमेंट, ठीक है। पहले हम इस एलिमेंट के लिए फ्लक्स देखेंगे। तो एलिमेंट के लिए फ्लक्स क्या होता है? डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर पैरेलल हैं, आपको दिख रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 1। और फिर हम इसे इंटीग्रेशन ले लेंगे कंप्लीट स्फीयर के लिए। तो दोनों साइड में क्लोज पाथ का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी फाई क्या हो जाता है? फाई, और इंटीग्रेशन डी ए क्या हो जाता है? ए। और एरिया की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 4 पाई आर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे जब कट होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कट हो जाएगा और बच क्या जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो है गॉस लॉ। तो बेटा आपने सीख लिया गॉस का लॉ और उसको प्रूव करना। नेक्स्ट बात आती है कि गॉस लॉ एप्लीकेबल कब कब होता है। अब गॉस लॉ तो बच्चों को याद हो गया, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू क्या है? क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज है। अब सेकंड बात है कि कब एप्लीकेबल होता है गॉस लॉ बच्चों? कब एप्लीकेबल होता है? ये उन्हीं फील्ड के ऊपर एप्लीकेबल होता है जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसकी इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दोनों ही एफ या ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होते हैं। इसे बोलते हैं इनवर्स का स्क्वायर, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें तो वो भी ऐसा ही होता है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, और उसकी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स क्या थी? जी एम बाई आर स्क्वायर थी, ठीक है। तो अब बच्चों हमने देखा कि गॉस लॉ इन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होता है। कैसे? अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पे बेटा फाई की वैल्यू क्या थी? ई ए। तो हम प्रीवियस क्वेश्चन से फ्लक्स की वैल्यू को लेते हैं, फाई इज इक्वल टू ई ए। अब हम यहाँ पर एज्यूम ये करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो के क्यू बाई आर रेस टू पावर एन है। देखो एक्चुअल में तो हमको पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, लेकिन हम एक बार ये मानते हैं कि हमें नहीं पता, या हम एज्यूम करते हैं कि वहाँ स्क्वायर ना होकर कोई और पावर होती, मान लो वहाँ कोई पावर एन होती। तो जब आप इसमें पुट करते तो होता क्या? देखो पहले k की वैल्यू रखो, k की वैल्यू कितनी है? k तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में q बाई r की पावर n होगी। और एरिया बच्चों, एरिया तो हमने जो स्फेयर का लिया था वो कितना लिया था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो 4 पाई से 4 पाई तो कट गया, आगे क्या बच गया? फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फाई इज इक्वल टू क्यू, कैपिटल ले लो स्मॉल ले लो कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर की पावर 2 माइनस एन, ये आर की पावर 2 ऊपर है और एन नीचे है, एन ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो अब ये देखो ये हमारे पास फॉर्मूला आया। इसमें आप बच्चों ये बताओ कि गॉस लॉ कौन सा है? गॉस लॉ तो बस इतना सही है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बेटा मैंने कैपिटल लिखा स्मॉल लिखा एक ही बात है, एज पर क्वेश्चन आपको हैंडल करना है जैसा भी दिया हो। अब गॉस लॉ तो है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना ही होता है। मतलब गॉस लॉ के एप्लीकेबल होने के लिए ये जो साथ वाली चीज है वो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि r की पावर 2 माइनस एन शुड बी इक्वल टू 1, यानी ये जो पूरा स्टेप है r की पावर 2 माइनस 1, ये अगर 1 हो गया तो 1 हो गया तो इसको छोड़ देंगे तो गॉस लॉ बन जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब गॉस लॉ के एप्लीकेबल होने के लिए r रेस टू पावर 2n माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। और 1 तो बेटा किसी भी चीज की पावर 0 हो तो 1 होता है, मतलब r की पावर 0 वो होता है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 माइनस एन जो है वो किसके इक्वल होने चाहिए? 0 के, ताकि ये 0 हो और r की पावर 0 1 हो जाए और वो हट जाए और गॉस लॉ एप्लीकेबल हो जाए। तो r
टू आर की पावर 2 माइनस एन, यहाँ 2 माइनस एन शुड बी इक्वल टू 0, तो बच्चों यहाँ एन क्या आ जाएगा 2, तो एन 2 आ गया, इसका मतलब एन की पावर यहाँ 2 ही तो रहनी चाहिए, इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि n की पावर 2 का मतलब इनवर्स का स्क्वायर ही होना चाहिए। इसलिए गॉस लॉ केवल किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ऐसे फील्ड या फोर्स जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। इसको फेयर में नोट कर लो। प्रूव दैट गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर फील्ड्स विच ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, सॉल्यूशन, सपोज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी इज के क्यू बाई आर रेज टू पावर एन। मान लो बच्चों इंटेंसिटी का फॉर्मूला के क्यू बाई आर की पावर एन होता, तो फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन फाई इज इक्वल टू ई ए, यहाँ पे हम इसको रख देते के क्यू बाई आर की पावर एन, और एरिया क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और के की वैल्यू बच्चों क्या थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई से 4 पाई तो कट जाता, लेकिन आर की पावर 2 माइनस एन, तो गॉस लॉ तो इतना सा था, तो ये साथ में जो बच गया, सो इट इज क्लियर दैट फॉर गॉस लॉ टू बी एप्लीकेबल आर रेज टू पावर 2 माइनस एन शुड बी इक्वल टू 1। तो बच्चों ये किसके इक्वल होना चाहिए 1 के, और r की पावर तो 0 होता है बेटा 1, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 माइनस एन 0 होना चाहिए, और n क्या होना चाहिए 2। हेंस प्रूव्ड दैट गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फील्ड इन विच f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सो गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ग्रेविटेशन फोर्स आल्सो, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नोट कर लो बेटा इस चीज को। शॉर्ट में बस इतनी सी बात ही है कि आपने सीख लिया कि गॉस लॉ कब एप्लीकेबल हो सकता है, इसके एप्लीकेबल होने के लिए कंडीशन क्या होती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी फोर्स या इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होनी चाहिए, ये इस बात से प्रूव हो जाता है। तो हमने बेटा गॉस लॉ सीखा, उसको प्रूव कैसे किया और ये कब एप्लीकेबल होता है, नोट कर लो। तो हम इसमें सभी थ्योरेटिकल कंसेप्ट सीख रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी आएंगे, लेकिन अभी थ्योरी में कुछ बातें, थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपके और भी सीखने बाकी हैं। कैसे, देखो बेटा, अगर कोई एक क्यूब हो, अब बात ये उठ रही है कि कभी हमने स्फेयर लिया, कभी हमने क्यूब लिया, तो अभी हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि आप खुद भी सोचो बेटा इस बात को कि प्लस से अगर कोई फ्लक्स बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन बाहर आ रही हैं, तो जितनी बाहर आ रही है क्या ये आसपास जो सराउंडिंग शेप है उसके ऊपर डिपेंड करता है? बिल्कुल भी नहीं करता है बच्चों। तो ये अगर ये इसके चारों ओर शेप स्फेरिकल हो या क्यूब की फॉर्म में हो या सिलेंडर हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर चार्ज क्यू है तो फ्लक्स का फॉर्मूला ओनली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, और क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड और साइन के ऊपर डिपेंड करता है, नेट चार्ज के ऊपर। जो इसके लिए जो क्लोज सरफेस ली गई है जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, उसके शेप साइज एरिया पर डिपेंड फ्लक्स नहीं करता है, वैसे करना भी नहीं चाहिए, और इसको हम अभी नोट भी करेंगे। यहाँ मान लो एक बार ये समझो, पहले हम एक आपको एक बात और बता रहे हैं कि अंदर बेटा अगर प्लस का चार्ज हो या अंदर माइनस का चार्ज हो, ये माइनस क्यू है, दोनों में क्या डिफरेंस है प्लस क्यू और माइनस क्यू में? देखो, द फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज टेकन एज पॉजिटिव। इस फ्लक्स को बेटा पॉजिटिव लिया जाता है जो फ्लक्स बाहर आता है, क्योंकि प्लस से तो लाइंस बाहर आती हैं। ठीक है, और फाई का जो फॉर्मूला है ना, अभी मैंने आपको बोला था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो अगर चार्ज बेटा अंदर प्लस का हो तो फॉर्मूले में क्यू प्लस का लेना है। ठीक है, इसको फाई आउट गोइंग बोलते हैं, आउट गोइंग फ्लक्स हो गया। ठीक है, ये कौन सा फ्लक्स है? आउट गोइंग फ्लक्स, क्योंकि प्लस से फ्लक्स बाहर आता है और माइनस में अंदर जाता है, तो ये कैसा फ्लक्स हो गया? इनकमिंग फ्लक्स हो गया। और इनकमिंग फ्लक्स को कैसा लिया जाता है? नेगेटिव। ये फाई आउट गोइंग हो गया, ये फाई इनकमिंग हो गया, माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन। शॉर्टकट में बात करें तो बस इतनी सी बात है कि प्लस चार्ज के कारण फ्लक्स प्लस का क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस चार्ज के कारण माइनस का क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यूब हो स्फेयर हो, ये इसका कोई रोल नहीं है क्यूब या स्फेयर का, बस बात इतनी सी है कि चार्ज को आपको विद साइन लेना है। लेंगे भी बेटा, क्यों नहीं? आपको कहीं मैंने लिखाया था कि वेक्टर के अंदर तो नेगेटिव साइन नहीं लेना होता, क्योंकि नेगेटिव साइन ओनली डायरेक्शन में यूज होता है, लेकिन फ्लक्स तो स्केलर है, तो इसका मतलब स्केलर में आपको नेगेटिव साइन जरूर लेना होता है। तो चार्ज अगर माइनस का होगा तो उसके कारण फ्लक्स भी क्या होगा? माइनस का होगा। आओ देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर इनसाइड द क्लोज सरफेस टेकन एज नेगेटिव, कब? व्हाइल द फ्लक्स एंटरिंग, एंटरिंग मतलब इनकमिंग, अंदर आने वाला फ्लक्स, आउटगोइंग, आउटगोइंग का मतलब प्लस के कारण फ्लक्स प्लस का और माइनस के कारण फ्लक्स माइनस का। देखो क्वेश्चन देखो, इन ए क्लोज सरफेस 5 into 10 raised to power 6 lines enter
एंड 4 इंटू 10⁻6 लाइन्स एग्जिट। ठीक है, लाइन कौन सी, ELF, पूरा नाम ये लिखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जिट करती हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर करती हैं। ठीक है, और आपने अभी देखा कि जो अंदर एंटर करती हैं, ठीक है, एंटर करती हैं, वो फ्लक्स कैसा होता है बच्चों, माइनस का होता है। तो फाई 1 क्या हो गया, माइनस का 5 इंटू 10⁻6। और जो फ्लक्स इसमें से एग्जिट करता है, मतलब बाहर जाता है फ्लक्स, वो कैसा लेना है आपको, प्लस का लेना है, 4 इंटू 10⁻6। तो फाई नेट बच्चों क्या हो जाएगा, फाई नेट हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 हो जाएगा नेट फ्लक्स। ठीक है, अब फाई 1 कितना है बताओ, फाई 1 कितना है, -5 इंटू 10⁻6, ये +4, तो इसमें 10⁻6 तो आप कॉमन ले लो, 10⁻6 तो आप क्या ले लो, इसमें कॉमन ले लो। ठीक है, और साथ में बच क्या जाएगा, -5 और 4, तो इसको जब -5 और +4 को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा पीछे, -1 बचेगा। यानी कि फ्लक्स की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी बताओ यहाँ पे, -1, यानी कि नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1 इंटू 10⁻6। फ्लक्स की यूनिट जो आपको लास्ट क्लास में बताई थी वही वोल्ट इंटू मीटर। तो ये बच्चों क्या हो गया, -5 मतलब -1 ज़्यादा है। ठीक है, +4, -5 और +4 को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, -1 और पावर बच गई 10⁻6। अब फाई नेट इसके इक्वल होता है बताओ, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q एनक्लोज्ड यही तो पूछा गया है बेटा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस विल बी, इसके इक्वल हो जाएगा फाई नेट इनटू में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फाई नेट कितना है बच्चों यहाँ पे, -10⁻6, -1 इंटू 10⁻6, मैंने 1 हटा दिया, 10⁻6। और एप्सिलॉन नॉट की बच्चों वैल्यू क्या थी, लास्ट क्लास में क्या थी, 8.85 इंटू 10⁻12। तो Q एनक्लोज्ड लास्ट आंसर क्या आ जाएगा, -8.85 इंटू 10⁻6 कूलाम। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो नेट चार्ज माइनस होगा, होना भी था बेटा माइनस, क्यों होना था, क्योंकि नेट फ्लक्स जो था उसमें माइनस वाला पार्ट ज्यादा है, नेट फ्लक्स माइनस में आया है, माइनस वाला 5 इंटू 10⁻6 है, प्लस वाला तो 4 इंटू 10⁻6 है। तो फ्लक्स माइनस है तो चार्ज भी कैसा होगा, माइनस, क्योंकि माइनस के कारण ही तो फ्लक्स कैसा होता है, माइनस होता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, नोट कर लो। अब बेटा हम आपको ये बात बोल रहे थे कि ये जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है फाई का, Q/ε0, इसमें ε0 तो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता ही है। तो और Q है चार्ज का मैग्नीट्यूड जो प्लस या माइनस हो सकता है, अकॉर्डिंग टू चार्ज का साइन जरूर लेना है उसके अंदर, प्लस माइनस। इसके अलावा तो फॉर्मूले में कुछ आता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये गॉसियन सरफेस की इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर मैंने क्यूब ले लिया और प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें मैंने स्फेयर लिया था, नहीं, इस बात के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। तो ये बात अब आगे नोट की हुई है। देखिए, ये आपको बेटा बहुत सारी शेप दी हुई है। ये एक स्फेयर है, इसके अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, क्यू। ये एक बड़ा स्फेयर है, थोड़ा बिग स्फेयर है जिसकी रेडियस ज्यादा है, इसमें भी देखो चार्ज तो क्यू ही है। ठीक है, सी केयरफुली, केयरफुली देखो दैट फॉर ऑल क्लोज सरफेस नेट एनक्लोज चार्ज इज सेम क्यू। इन सभी के अंदर बेटा चार्ज क्यू ही है। थोड़ा ध्यान से देखो, 2Q और -Q, तो 2Q में -Q बचा तो +Q ही तो बचा, तो इसका चार्ज कितना है, +Q। इसका भी चार्ज कितना है, +Q। इसको देख लो बेटा, 4Q में 3Q गया, पीछे क्या बचेगा, +Q। लेकिन ये स्फेयर है, ये बड़ा स्फेयर है, ये सिलेंडर है। ठीक है, चार्ज सबके अंदर +Q ही है। इसमें देखो Q/2 और Q/2 मिलकर क्या हो जाएंगे, +Q। लेकिन ये तो कोन की फॉर्म में है, ये क्यूब की फॉर्म में है। 3Q/4 और Q/4 इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, +Q। ऐड करके देख लो साइड में, 3Q/4 प्लस Q/4 कितना होता है बच्चों, 4Q/4। तो कट के क्या आ गया, Q ही आ गया। ये देख लो, ये एक इर्रेगुलर शेप है कोई भी। ठीक है, इसमें 5Q/4 क्या है चार्ज, 5Q/4 -Q/4, तो क्या आ जाएगा, ये भी 4Q/4, तो कट के कितना आ जाएगा, Q। तो इसके अंदर भी चार्ज Q ही है, तो सबके अंदर चार्ज Q है। सी केयरफुली दैट फॉर ऑल क्लोज सरफेस नेट एनक्लोज चार्ज इज सेम Q, सो नेट फ्लक्स रिमेन सेम। फ्लक्स सभी का बेटा क्या होगा, Q/ε0 होगा।
सेम फॉर ऑल। क्यों? इट मीन्स फाई डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप, साइज एंड एरिया ऑफ क्लोज सरफेस, क्योंकि ये तो बेटा फॉर्मूले में आता ही नहीं है। नेट फ्लक्स जो है क्यू है तो उनका फ्लक्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो सीधी सी बात है कि क्यू चार्ज का फ्लक्स कितना होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बस क्यू चार्ज के कारण क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर 2q चार्ज हो तो 2q बाई एप्सिलॉन नॉट, 3q चार्ज हो 3q बाई एप्सिलॉन नॉट, -3q हो -3q बाई एप्सिलॉन नॉट। बस चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, इट मीन्स फाई नॉट डिपेंड अपॉन शेप, साइज एंड एरिया ऑफ क्लोज सरफेस। तो इसकी शेप अलग अलग है, साइज अलग अलग है, कोई छोटा स्फेयर है, कोई बड़ा स्फेयर है, इनका एरिया अलग अलग है, लेकिन इसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, सबका फ्लक्स सेम रहता है। इसके अलावा देखो, ऑल्सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, उनके पोजीशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ तो क्यू क्या है, पूरे का पूरा एक ही पॉइंट के ऊपर है, यहाँ थोड़ा है तो चार्ज वही क्यू ही, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, कहीं पे 2q है, कहीं पे -q है, पर है टोटल अमाउंट चार्ज जो है एनक्लोज वो क्यू ही है, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखो अलग अलग है, अलग अलग पॉइंट के ऊपर है। लेकिन इन बात के ऊपर भी गॉस लॉ डिपेंड नहीं करता। तो बेटा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कि क्या गॉस लॉ चार्ज की पोजीशन या डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं करता है। क्या वो क्लोज पाथ की जो बंद पाथ होता है उसकी शेप, साइज पे डिपेंड करता है? बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। नोट कर लो। तो सिर्फ वो किस पे डिपेंड करता है? ओनली चार्ज के मैग्नीट्यूड और साइन के ऊपर। Q अगर Q है तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर 5Q है तो 5Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, -5Q है तो -5Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन एक बात बेटा और है इसमें अभी सीखनी थ्योरेटिकल कंसेप्ट में, वो क्या है कि अगर देखो कोई चार्ज बाहर हो, जो मैं आपको भी कह रहा था, ये बात हमारा एक प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ एनी चार्ज इज सिचुएटेड आउटसाइड द क्लोज सरफेस, अगर बच्चों कोई चार्ज है वो क्लोज सरफेस से बाहर है, देन इट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन फ्लक्स। देखो ये चार्ज है Q1 Q2, ये तो गॉसियन सरफेस के अंदर है, लेकिन Q3 बाहर है। ठीक है, तो ऑन गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो सबके ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं क्या आपको कह रहा था, दोबारा से सुनो। इफ एनी चार्ज इज सिचुएटेड आउटसाइड द क्लोज सरफेस देन इट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन फ्लक्स। तो Q3 को बेटा नहीं लेना है। फ्लक्स ओनली डिपेंड अपॉन Q1 एंड Q2। फ्लक्स सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? Q1 और Q2 के ऊपर। लेकिन जो इंटेंसिटी है वो तो तीनों के ऊपर डिपेंड करेगी, Q1 Q2 और Q3 के ऊपर। ये बेटा जो पॉइंट था आपको अभी देखो, मैंने जो फर्स्ट स्लाइड थी ना अपनी, बिल्कुल वेरी जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें मैंने आपको ये पॉइंट अभी बताया था। ठीक है, कि इंटेंसिटी क्या होती है? ड्यू टू ऑल चार्जेज इनसाइड प्लस आउटसाइड। बस चार्ज कौन सा होता है? ओनली एनक्लोज्ड, यानी अंदर वाला ही लेते हैं। तो अब बेटा हम इसको समझने जा रहे हैं, इस बात को। ठीक है, इस बात को हम अब समझने जा रहे हैं अच्छे से, इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को। देखिए अब इसका रीजन आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब मैं आपको बच्चों एक्सप्लेन करूंगा भी क्या कारण है कि फ्लक्स जो होता है ओनली वो एनक्लोज चार्ज, यानी जो अंदर वाले चार्ज हैं उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी सब पे डिपेंड करती है। पहले एक लाइन ये वाली क्लियर कर लो। Thus, the flux emerging out from a closed surface only depend upon magnitude and nature of charges inside it. Inside it, only inside जो enclosed charge है उसके ऊपर डिपेंड करता है, but it also depend upon nature of medium. पहले ये वाली बेटा एक लाइन समझ लो कि हमने सीखा कि फाई का फॉर्मूला Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन बच्चों ये एयर के अंदर है। अगर कोई और मीडियम हो तो आपको भी पता है कि मीडियम के अंदर एप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीडियम के अंदर एप्सिलॉन आर भी आ जाता है। तो फाई मीडियम क्या होता है? क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, जबकि एयर के अंदर ये रहता है। तो मीडियम के ऊपर भी बेटा फ्लक्स डिपेंड करता है। तो फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। कौन से चार्ज के? एनक्लोज चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, और साथ में मीडियम की नेचर के ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको ये ऊपर वाली बात है अभी एक्सप्लेन करता हूं, नोट कर लो पहले। देखो बच्चों, अपने एक बात समझते हैं कि ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर एक चार्ज है Q1। ठीक है, अब क्या होगा कि इस चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी, 1 2 3 4
5 6 7, मान लो 7 लाइन्स इससे बाहर आ रही हैं, कैसे भी हैं बाहर आ रही हैं लाइन 7, 6 बना लो, वो कोई इश्यू नहीं है ऐसा। अब होता क्या है कि हम एक काम करते हैं, अंदर का चार्ज तो है Q1, ये तो चार्ज है Q1, हम बच्चों क्या करते हैं कि ये एक प्लस चार्ज है ना, ये तो Q1 था, हम एक सेम चार्ज और ले आते हैं, मान लो ये भी Q है, ये भी Q है, फर्स्ट बार अपने इसको माइनस का लाते हैं, चलो फर्स्ट बार अपने ये वाला चार्ज माइनस लाते हैं और नेक्स्ट बार अपने ये वाला चार्ज प्लस लाएं, दोनों को करके देखेंगे। देखो अब होता क्या है यहाँ पे, अगर बेटा प्लस के पास माइनस आ गया तो जितनी ये लाइन्स थी ना, 3 लाइन्स प्लस से निकलकर माइनस में एंटर हो जाती हैं, प्लस से तो बाहर निकलती हैं और माइनस में एंटर हो जाती हैं, अगर माइनस पास में है तो। अभी तो ये आगे जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी, पर अगर माइनस है तो वो माइनस में एंटर कर जाती हैं, ऐसे क्यों माइनस में आ जाती हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ लाइंस चेंज हुई क्या, पहले भी कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7, अब भी देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो एक कॉमन बात है बेटा, ये तो आपने ELF वाली जो अपनी क्लास थी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, उसमें ही सीखा था कि प्लस के पास कोई माइनस चार्ज आ जाए तो लाइंस की सिर्फ कर्वेचर चेंज हो जाती है, कर्व चेंज हो जाता है, नंबर कभी चेंज नहीं करता है वो, ठीक है। तो क्लोज सरफेस से, ये जो क्लोज सरफेस है उससे यहाँ भी 7 लाइन बाहर आ रही है, यहाँ भी 7 लाइन, तो अगर ये प्लस Q चार्ज है, इसके पास हमने माइनस Q चार्ज रखा, तो क्या फ्लक्स की जो अमाउंट है, नंबर ऑफ लाइंस हैं, क्या वो चेंज हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन इंटेंसिटी बेटा जरूर चेंज होगी, कैसे, इंटेंसिटी कैसे चेंज होगी, अब ये देखो, यहाँ ओनली प्लस था तो इस पॉइंट के ऊपर प्लस के कारण इंटेंसिटी बाहर होती है E1, ठीक है, E1 इंटेंसिटी है। तो यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ प्लस के कारण तो इंटेंसिटी तो E1 रहेगी रहेगी, लेकिन माइनस के कारण अंदर, माइनस प्लस से तो बाहर और माइनस में इंटेंसिटी होती है अंदर, तो दोनों इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों ई नेट किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, E1 प्लस E2 के, और अगर वो सेम है तो E प्लस E2 ही हो सकता है। तो बाहर वाले ने इंटेंसिटी को तो बेटा चेंज किया है ना, लेकिन फ्लक्स को, नंबर ऑफ लाइंस को चेंज नहीं किया। यहाँ एक बार फिर देखो, जब दोनों बेटा प्लस के होते हैं तो लाइंस एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं, देखो लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस अब भी 7 ही है, लेकिन इनकी जो कर्वेचर है वो बैक साइड में हो जाती है, यानी कि लाइंस क्या होती हैं, रिपेल होती हैं प्लस और प्लस के बीच। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में, कि जब प्लस के पास माइनस चार्ज आता है तो लाइन ऐसे हो जाती है, और प्लस के पास प्लस चार्ज आता है तो लाइन ऐसे हो जाती है, जहां बीच में एक नल पॉइंट भी बनता है। नल पॉइंट क्यों बनता है बच्चों बताओ, क्योंकि प्लस के कारण इंटेंसिटी क्या होती है, आउटवर्ड इंटेंसिटी, और इस प्लस के कारण इधर भी आउटवर्ड, ठीक है, प्लस के कारण बाहर और इस प्लस के कारण ऐसे बाहर, तो एन ई और ई कैंसिल हो गई, तो क्या बन गया, वहां न्यूट्रल पॉइंट बन गया। जबकि अकेला चार्ज था तो वहां इंटेंसिटी E1 थी या E थी एक चार्ज के कारण। तो आपने देखा कि अगर अपने क्लोज सरफेस के बाहर एक चार्ज रखा तो उसने इंटेंसिटी को तो चेंज किया है, तो नेट इंटेंसिटी तो दोनों के कारण, नेट इंटेंसिटी तो दोनों के कारण होगी, फर्स्ट के कारण और सेकंड के कारण, तो इसमें दोनों के कारण ऐड हो जाती हैं और इसमें दोनों के कारण सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, E माइनस E हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं हुआ बाहर वाले चार्ज से, तो बाहर वाले चार्ज का बेटा फ्लक्स के अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब समझ गए ना बात, क्या समझे बात बताओ, कि ऑन गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन Q1 Q2 Q3 ऑल, फील्ड इंटेंसिटी तो तीनों के कारण होगी, बट फाई नेट जो होगा वो ओनली Q1 और Q2 के कारण ही होगा, यानी अंदर वाले चार्ज के कारण ही होगा। नोट कर लो बच्चों इस बात को। नेक्स्ट बात, ये बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये नीट में आया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस समझने का है। द नेचर ऑफ फ्लक्स और गॉसियन सरफेस विल बी, इसमें देखो एक मेटल स्फेयर है, एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स की नेचर कैसी होगी, तो पहले मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे एक बार मैं गॉसियन सरफेस को नहीं बनाता हूं, सिर्फ मेटल स्फेयर को बनाता हूं बच्चों। देखो ये मेटल स्फेयर है और ये रहा हमारे पास चार्ज Q, ठीक है। इसमें कई बच्चों ने सिली मिस्टेक कर दिया, वो आंसर 0 कर आए थे, उन्होंने सोचा कि गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, बाहर है, लेकिन अंदर आएगा बेटा चार्ज, यहाँ देखो
यहाँ पे देखो आप बात ध्यान से, ये प्लस क्यू चार्ज है, अभी स्फेयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है बात, लेकिन इंडक्शन होगा, प्लस क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इस तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो आपको पता है कि इंडक्शन के कारण क्या होता है, नेट चार्ज तो जीरो ही रहता है, जितना माइनस आता है उतना ही प्लस आता है, लेकिन गॉसियन सरफेस को कहाँ पे रखा गया है, ये देखने की बात है कि गॉसियन सरफेस को तो बेटा यहाँ रखा गया है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो माइनस चार्ज आ गया ना, अगर पूरा ऑल ओवर अगर गॉसियन सरफेस बनाते ना तो चार्ज जीरो ही रहता, आपकी बात सही है, आंसर जीरो हो सकता था, पर अगर गॉसियन सरफेस के अंदर पूरे चार्ज को एनक्लोज किया जाता या गॉसियन सरफेस बढ़ा लिया जाता, गॉसियन सरफेस ने उतने ही पार्ट में ली है जहां नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसका आंसर बच्चों क्या होगा, माइनस होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, फ्लक्स की नेचर क्या होगी, नेगेटिव। ये नीट का क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट, ये भी बेटा प्रीवियस नीट के बहुत इजी से क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को देखो, पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। इनिशियली द फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम ए क्लोज सरफेस, इनिशियली द फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज 5। बेटा एक क्लोज सरफेस से आउट गोइंग या इमर्ज आउट जो फ्लक्स था वो 5 था पहले, अगर इसमें 75 माइक्रोकुलाम चार्ज और ऐड कर दिया, और ऐड कर दिया, ठीक है, इफ 75 माइक्रोकुलाम चार्ज इज एडेड इन इट देन फ्लक्स बिकम्स 6 5। तो अब फ्लक्स बच्चों कितना हो जाता है, 6 5 हो जाता है। देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इनिशियल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है, करोगे इसको 1 मिनट ट्राई करके देखो, 1 मिनट। कर लिया बेटा, देखो इसको कैसे स्टार्ट करते हैं अपने, आप बताओ फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो पहले फ्लक्स कितना था, फाई था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर इसने क्या बोला कि फ्लक्स हो गया 6 5, कब हो गया बच्चों 6 5, जब इसने इसमें 75 माइक्रोकुलाम ऐड कर दिया, Q प्लस 75 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 के अंदर जो फाई है उसकी वैल्यू 1 से पुट करते हैं, यानी 6 इंटू में फाई की वैल्यू क्या है बताओ, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, Q प्लस 75 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो क्या बन गया, 6Q इज इक्वल टू Q प्लस 75, यानी कि 5Q इज इक्वल टू 75, तो Q कितना हो जाएगा बताओ, 15 माइक्रोकुलाम। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था एक, ठीक है, ये प्रीवियस नीट का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने कर लिया था काफी बच्चों ने, ये भी बच्चों एक सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेट फ्लक्स फ्रॉम ईच गॉसियन सरफेस, देखो अब आप बस ध्यान से एक बार देखना है बस आपको, ठीक है, इसकी शेप साइज पे नहीं देखना है, आप तो ये देखो कि S1 कौन सी है, सबसे बड़े वाली, और सबसे बड़ी वाली के अंदर तो सारे ही चार्ज आ जाएंगे, तो कौन से चार्ज आ गए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, पूरे चार्ज आ गए, 5s2, क्योंकि आपको बेटा मैंने बताया था ना कि अगर मोर देन 1 चार्ज हो, अगर ज्यादा चार्ज हो तो फाई क्या होता है, समेशन Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सबको सम करना पड़ता है। S2 कौन सी है, ये इसमें बेटा S2 को केयरफुली ध्यान से देखो, तो इसमें ओनली Q2 चार्ज आया है, तो ये क्या हो जाएगा, Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, और 5s3 देखो S3 के अंदर दो चार्ज आ रहे हैं, Q2 और Q3, तो ये क्या हो जाएगा, Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर इनकी वैल्यू दी हो तो इनको सम करके आप आंसर भी निकाल सकते हो इसका, ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा सिंपल ही है, कैलकुलेट फ्लक्स फ्रॉम गॉसियन सरफेस, देखो अब ये बेटा एक डिस्क है,
अब डिस्क के ऊपर 4 कूलाम चार्ज है, ठीक है, ये भी प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत सिंपल है। देखो +4 कूलाम है, लेकिन अंदर तो +2 कूलाम आएगा ना, क्यों? क्योंकि ये डिस्क का हाफ पार्ट तो अंदर है, ये है गॉसियन सरफेस, GS मतलब गॉसियन सरफेस, ये है -6 कूलाम, ये तो पूरा पॉइंट चार्ज है अंदर है। ये बेटा रोड है, रोड के ऊपर कितना चार्ज है? 8 कूलाम, लेकिन अंदर कितना पार्ट है इसका? बाहर तो है 3L/4, तो अंदर कितना होगा? L/4, यानी कि 1/4, तो टोटल 8 कूलाम है, तो 8 कूलाम बाई 4, अंदर कितना आ जाएगा? 2 कूलाम, तो इसका भी अंदर चार्ज बेटा कितना आएगा? 2 कूलाम, तो Q एनक्लोज ये कितना हो जाएगा? माइनस का तो 6 है, ठीक है, और प्लस का 2 है, और ये प्लस का 2 है, तो नेट कितना आ जाएगा? -2 कूलाम, ये बेटा चार्ज आ जाएगा अंदर। और एनक्लोज चार्ज अगर आपको पता चल गया तो फाई तो डायरेक्ट ही आप Q एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज कितना है? -2, तो आंसर हो जाएगा -2 बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एनक्लोज चार्ज ही देखना है। लेकिन आगे आओ, अब देखो यहाँ पे भी बेटा चार्ज तो एनक्लोज ही देखना है। एक स्फेयर है, रेडियस ऑफ स्फेयर इज R, इस स्फेयर की जो रेडियस है वो कितनी है? R है। कैलकुलेट नेट फ्लक्स फ्रॉम दिस सरफेस, तो अब जो स्फेयर, दिस स्फेयर या ये स्फेरिकल सरफेस जो है, इससे निकलने वाला फ्लक्स आपको बताना है। तो आपको बेटा इतना वायर लेना है जो इसके अंदर एनक्लोज है, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स थ्रू दिस स्फेयर। अब यहाँ आपको ये लैम्डा गिवन है। अब बच्चों लैम्डा क्या होता है बताओ? पहले तो लास्ट क्लास से लैम्डा बताओ। Q/L मीन लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है बताओ? टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ। हमने पढ़ी थी ना बेटा लैम्डा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होती है? Q/A। रो, रो क्या होता है? Q/V। इसको क्या बोलते हो? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। जब चार्ज लेंथ में हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब चार्ज एरिया में हो तो एरियल चार्ज डेंसिटी, और जब चार्ज वॉल्यूम में हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। 3 तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, यहाँ आपको लैम्डा दी हुई है, ठीक है। करो इसको, ट्राई करो 1 मिनट। कर लिया बच्चों? सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो कैसे, ये जो स्फेयर था ना, अब इसके अंदर क्या है? ये है वायर, और ये डिस्टेंस है आपकी x, और ये बेटा क्या हो जाएगा आपके पास? R, और ये हो गई स्मॉल l। तो स्मॉल l देखो किसके इक्वल होगी? स्मॉल l क्या हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम से R² - x² इन रूट, ये होगी बच्चों स्मॉल l की वैल्यू होगी, ठीक है। और इसके ऊपर ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये आ गई स्मॉल l। लेकिन अब मुझे ये चाहिए कि L एनक्लोज, एनक्लोज लेंथ बेटा L तो ऊपर है यहाँ तक, लेकिन ये नीचे भी है L, ठीक है, इतनी ही लेंथ ऊपर और नीचे भी है, तो एनक्लोज लेंथ कितनी हो जाएगी? 2L मीन 2√R² - x², और लेमडा होता है Q/L, तो Q किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? लेमडा इंटू में L, और चार्ज आपको एनक्लोज वाला चाहिए तो लेमडा भी किसकी चाहिए? एनक्लोज वाली लेमडा चाहिए, तो Q एनक्लोज कितना हो जाएगा? L एनक्लोज कितनी है? 2, तो 2 को पहले लिख लो, 2λ√R² - x²। हो गया बेटा क्वेश्चन बस। तो फ्लक्स क्या होता है? Q एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या बन जाएगा? 2λR² - x² इन रूट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, नोट कर लो इसको। अब कहते हैं इसका मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स कितना होगा। देखो मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स, तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स के लिए बच्चों अंदर मैक्सिमम लेंथ लेनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी? यहाँ डायग्राम बनाते हैं। ये जब ये सेंटर से पास हो, यहाँ से साइड से जब पास होता है ना, जब साइड से होता है तो बेटा अंदर लेंथ कम आती है, जब सेंटर से डायामीटर से पास होगा तो लेंथ मैक्सिमम आएगी, ठीक है। और ये मैक्सिमम लेंथ की L एनक्लोज मैक्सिमम, L एनक्लोज मैक्सिमम, उसकी वैल्यू क्या होगी? 2R के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं, देखो फाई मैक्सिमम
मैक्सिमम एनक्लोज चार्ज। अब चार्ज क्या होता है बेटा, Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल। तो लेमडा आ गया, और एल मैक्सिमम वाली लेनी है। मैक्सिमम वाली एल किसके इक्वल है, अगर आप मैक्सिमम चार्ज चाहते हो एनक्लोज तो लेंथ मैक्सिमम वाली लो, और मैक्सिमम लेंथ किसके इक्वल है, 2r के, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ इन अबव क्वेश्चन एक चार्ज शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फीयर, देन फ्लक्स आउटगोइंग फ्रॉम दिस स्फीयर विल बी। अब देखो ये क्या कहता है कि आप तो एक काम करो, एक एप्पल लो बेटा, और इस एप्पल को या ऑरेंज समझ लो, बिल्कुल स्फेरिकल शेप होनी चाहिए इसकी। इसको यहाँ से कट लगाओ। कट लगाने के बाद क्या होगा, आप क्या देखोगे बेटा, कट लगाने के बाद, कट लगाने के बाद आपने क्या देखना है कि ये यहाँ पे डिस्क शेप पार्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, इस तरह का पार्ट आएगा ना ये बाहर। ये पार्ट थोड़ा छोटा है, उसको थोड़ा छोटा सा बना दीजिए। ठीक है, ये देखो, ये डिस्क शेप पार्ट, ऐसे डिस्क, यानी ऑरेंज को या एप्पल को ऐसे काटो, एक छोटी डिस्क बाहर निकाल लो। अब इस डिस्क के अंदर मान लो मैंने अपना हाथ अंदर डाल दिया, तो मेरा हाथ जो अंदर आएगा वो डिस्क के एरिया के इक्वल होगा। मेरे कहने का ये मतलब है, यहाँ शीट एंटर करनी है आपको अंदर, चार्ज शीट। तो ये जो चार्ज शीट जो अंदर जाएगी, उसका एरिया बेटा स्फेयर के, इस जो स्फेयर के अंदर जो एक डिस्क बन रही है उसके इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर। मैं इस डायग्राम को और अच्छा क्लियर करके बनाता हूँ। ये देखो, ये अपने पास स्फेयर है, और स्फेयर के अंदर जो एरिया आ रहा है ना उसका, वो आएगा ये ऐसे डिस्क शेप एरिया। ये शीट की जो डिस्क बनेगी ना वो अंदर आ जाएगी इसकी, और जो ये अंदर जो डिस्क आ गई है, इसकी रेडियस मान लो ये स्मॉल आर है, और ये पूरी रेडियस जो स्फेयर की है ये कैपिटल आर है, और ये कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, एक्स डिस्टेंस के ऊपर है। तो स्मॉल आर फिर से किसके इक्वल हो जाएगी बताओ, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पर आपको तो एरिया चाहिए, एरिया एनक्लोज, एरिया एनक्लोज क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया एनक्लोज्ड इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ये रूट में आएगा। स्मॉल आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट, पर जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इसका रूट नहीं आएगा और ये एरिया बन जाएगा। ठीक है, अब ये फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई की वैल्यू तो होती है क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन शीट के अंदर सिग्मा लेते हैं क्यू बाई ए, तो क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, और क्यू एनक्लोज लेना है तो एरिया भी एनक्लोज वाला रख लो बस। तो क्यू एनक्लोज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया एनक्लोज आपके पास आ ही गया है, पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके लिए एक प्रैक्टिकल करोगे घर पे, एप्पल की एक डिस्क काटो, छोटी सी डिस्क फॉर्म में इसको कट कर दो, फिर एक कागज लेना उसके अंदर लगा देना, और उस एप्पल को वापस बंद कर देना। तो आप देखोगे कि कागज कितना पार्ट कागज का अंदर आ रहा है, उसको काटोगे तो ये डिस्क शेप पार्ट अंदर आ जाएगा, और उसकी रेडियस आप बेटा इजीली फाइंड कर ही सकते हो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। तो एरिया एनक्लोज कितना हुआ टोटल, ये डिस्क का एरिया आपको लेना है, पाई आर स्क्वायर होता है जो शीट का, और ये शीट के ऊपर बेटा चार्ज था ना, तो ये चार्ज अंदर आ गया। ये शीट के ऊपर क्या था, इसके ऊपर चार्ज था पॉजिटिव, तो ये चार्ज अंदर आ गया, इसके चार्ज एरिया आ गया। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी लेमडा, फिर से वायर आ गया, एक वायर लेते हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा है, इज पास्ड थ्रू ए क्यूब, एक क्यूब में से उसको पास कराना है ऑफ साइज ए, देन द मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स थ्रू क्यूब विल बी। तो बेटा क्यूब को तो अपना रूम समझ लो, अपना रूम एक क्यूब है, तो क्यूब का सबसे बड़ा जो डायगनल होता है जिसे अपने क्यूब डायगनल कहते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों बताओ, √3a। ठीक है, तो बस समझ आएंगे ना आप, देखो ध्यान से समझो, मैं आपको समझाने के लिए एक बार ये क्यूब बना देता हूँ। देखो जी, ये एक क्यूब है, और क्यूब का एक तो होता है ये फेस डायगोनल, यहाँ से यहाँ मिलाने वाला, मान लो इसकी साइड ए है तो ये भी ए है, तो ये डायगोनल कितना आएगा, √2a।
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से इसे निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट करके। लेकिन जो क्यूब डायगोनल है मैक्सिमम, वो उसमें ए ये भी आ गया। क्यूब डायगोनल होता है इस अंदर वाले कॉर्नर से बाहर वाले कॉर्नर तक। ये मान लो x है, तो इसके अंदर बेटा क्या है, देखो इस x के अंदर एक तो है √2a, तो x जो डायगोनल है इसमें बेस कितना है √2a, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है a स्क्वायर का रूट, तो ये कितना बन जाएगा बताओ, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, यानी कि √3a आ जाएगा। इसे बेटा बोलते हैं क्यूब डायगोनल। ये क्यूब का सबसे बड़ा डायगोनल, और इसी के अंदर अब आप वायर डाल दो, जो आप कह रहे हो ना वायर, तो ये वायर बेटा डाल दिया इसके इसी डायगोनल के अलोंग, तो वायर की ये मैक्सिमम लेंथ जो अंदर आ जाएगी, तो वायर की जो एल मैक्सिमम जो लेंथ अंदर आएगी वो कितनी हो जाएगी, √3a हो जाएगी। और लेमडा क्या होता है बताओ, Q/L, तो Q क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। तो Q आपको अगर मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम एनक्लोज चार्ज आपको चाहिए, तो लेंथ भी बेटा मैक्सिमम वाली लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ आ ही गई है √3a, तो फाइव मैक्सिमम जो इसने पूछा है कि मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स थ्रू क्यूब, तो कितना बन जाएगा, Q एनक्लोज मैक्सिमम डिवाइड बाई एप्सिलॉन, और Q एनक्लोज मैक्सिमम कितनी है बच्चों, लेमडा इंटू एल मैक्सिमम कितनी है, √3a डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों इस तरह से आप क्यूब के अंदर भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो आपने क्या देखा, स्फेयर के अंदर वायर आर पार निकाल दी, क्यूब के अंदर वायर निकाल दी, या स्फेयर क्या एक स्फेयर के अंदर एक शीट को निकाल दिया, डिस्क शेप में निकाल दिया, तो सभी कंडीशन के अंदर हम फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ सेंटर ऑफ स्फेयर इज C1, ये बेटा C1 है, ये स्फेयर है, ये स्फेयर का सेंटर है, एंड सेंटर ऑफ चार्ज रिंग इज C2, ये है सेंटर C2। ठीक है, ये चार्ज रिंग है अपने पास, दोनों की रेडियस क्या है, कैपिटल R सेम है, देन द फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम द स्फेयर विल बी, स्फेयर से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा ये हमें फाइंड करना है। तो बच्चों स्फेयर के अंदर, ये जो स्फेयर है इसके अंदर चार्ज कितना आ रहा है ये हमें देखना है बहुत इजीली, है ना, जो हम फाइंड कर पाएंगे। देखो कैसे फाइंड करेंगे हम इस चार्ज को, कि मान लो ये आपके पास ये स्फेयर ऐसे है, ठीक है। अब आप ध्यान से जो आप चीज यहाँ पे देखोगे कि ये सेंटर से ये सरकमफेरेंस की डिस्टेंस r हो गई है, ठीक है। ये देखो ये स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर से स्फेयर की सरकमफेरेंस तक ये कितनी होगी, r हो गई है डिस्टेंस, ठीक है, ये r हो गई। और क्या हुआ कि अब ये C2 है किसका, रिंग का सेंटर, तो रिंग के सरकमफेरेंस तक ये भी r हो गई, और C1 सेंटर से स्फेयर के, तो ये भी r होगी। तो ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जिसमें तीनों साइड क्या होगी, r हो गई। और अगर तीनों साइड इक्वल हो गई तो इनके एंगल भी बेटा क्या होंगे, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ को मिलाने वाला ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसी तरह जो नीचे होगा ये एंगल भी तो 60 डिग्री बनेगा, नीचे की साइड में भी तो यही फॉर्मूला, वही इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर आप नीचे बनाओगे तो भी यही चीज बनेगी, सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये एंगल भी बच्चों 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो 60 डिग्री टोटल कितना हो गया, 120 डिग्री। और 120 डिग्री जो पार्ट है इस रिंग का वो इसके अंदर एनक्लोज हो गया। तो हमें पता है कि 360 डिग्री पूरे पार्ट के अंदर चार्ज कितना है, +q है, ये टोटल चार्ज कितना है, +q। तो 1 डिग्री पर यूनिटरी मेथड से देखो कितना चार्ज आएगा, q/360 डिग्री। तो 120 डिग्री पर इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, q/360 डिग्री इंटू 120 डिग्री, यानी q/3। ये बच्चों q एनक्लोज का काम करेगा। देखो पूरा जो रिंग है वो पूरा रिंग उस स्फीयर में नहीं जा रहा, लेकिन रिंग का कितना पार्ट जा रहा है, 120 डिग्री, 60 ऊपर 60 नीचे, तो ये 120 डिग्री पार्ट है, ये बेटा स्फीयर के अंदर आ गया। तो फाई क्या होता है बताओ, Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट ही तो होता है। और अंदर कितना पार्ट आ गया, 120 डिग्री, और 120 डिग्री के ऊपर चार्ज कितना है, Q/3
3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस है सी, इज फाई सी इज इक्वल टू फाई, देन फाई ए कितना होगा। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है कि फाई जो नेट होता है इस सिलेंड्रिकल सरफेस से वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू है। और ये जो नेट फ्लक्स होगा ये तीनों सरफेस से पास होगा, यानी कि फाई ए से प्लस फाई बी से प्लस फाई सी से, तीनों का मिला के कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। अब इसमें ए और बी तो सिमिलर है, इसका मतलब क्या होगा कि फाई ए इज इक्वल टू फाई बी इज इक्वल टू फाई, तो फाई ए इज इक्वल टू फाई ए इज इक्वल टू फाई बी, फाई ए इज इक्वल टू फाई बी, फाई ए इज इक्वल टू फाई बी। ठीक है, तो फाई ए और बी इक्वल है तो इनको हम 2 फाई ए लिख सकते हैं ना, ए और ए हो गया ये भी, प्लस और फाई सी जो है वो फाई के इक्वल दिए रखे हैं आपको, फाई सी क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फाइंड किसको करना है, फाई ए को, तो 2 फाई ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, तो फाई ए क्या होगा 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चों प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, ये इसी तरह सेम मैंने वहां से लिया है। तो ये प्रीवियस एग्जाम में आया था कि कर्व सरफेस है उसका फ्लक्स फाई दे रखा है, तो किसी सर्कुलर सरफेस का फ्लक्स फाइंड करो। तो हमें पता है कि सिलेंडर में 3 सरफेस हैं, ए बी और सी, तो तीनों का मिला के जो फ्लक्स होगा वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो तीनों को ऐड करके आप इसको बहुत इजीली आंसर को फाइंड कर सकते हो इस ट्रिक से। तो देखो बेटा ये जो ट्रिक्स हैं अपनी, इससे आप सिलेंडर का फ्लक्स भी फाइंड कर सकते हो, क्यूब का भी फ्लक्स फाइंड कर सकते हो, स्फेयर के अंदर, क्यूब के अंदर कोई चार्ज है तो आप उसकी मैक्सिमम लेंथ फाइंड कर सकते हो, स्फेयर के अंदर कोई डिस्क है तो आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हो, एनक्लोज एरिया तो एनक्लोज चार्ज। तो सब की बात एक ही है कि हमें एनक्लोज चार्ज फाइंड करना होता है, जिससे हम नेट फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ एनक्लोज चार्ज बच्चों कितना था, क्यू था। ठीक है, लेकिन ये एनक्लोज चार्ज का फ्लक्स सब तीनों सरफेस में से फाइंड हो निकल रहा है, तीनों सरफेस में से इमर्ज आउट हो रहा है। तो तीनों सरफेस का ए बी सी का सम ले लो, और इस तरह से, क्योंकि ए और बी सरफेस तो इक्वल ही है, तो ए और बी दोनों सेम होगी, तो ए प्लस ए ये हो गया 2 फाई ए प्लस फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ए किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बच्चों बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक क्यूब है, इसकी साइड है ए, और एक रोड है, इसकी लेंथ है 2a, रोड की लेंथ कितनी है 2a है, और चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, लैम्डा है। ठीक है, पास होती है क्यूब से ये v वेलोसिटी से, ठीक है, विद वेलोसिटी v। प्लॉट ए कर्व बिटवीन फ्लक्स एंड टाइम, तो फ्लक्स और टाइम में आपको कर्व फाइंड करना है। देखो ये 2a है ना, इसका हाफ कितना होगा, a होगा। तो पहले तो देखो यहाँ से ये रोड जब इसके अंदर स्टार्ट होती है, अभी यहाँ पे है बिल्कुल, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है ये इस ए से जस्ट डबल है। तो थोड़ी देर बाद जैसे जैसे ये रोड अंदर जाएगी, तो ये रोड अंदर एंटर होगी तो ये चार्ज इसके अंदर चला जाएगा, तो क्यूब के अंदर जो एनक्लोज चार्ज है एक बार तो वो बढ़ेगा, और फ्लक्स क्या होता है बेटा, क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू क्या है, क्यू एनक्लोज के, तो एनक्लोज चार्ज बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनिफॉर्म बढ़ेगा, यानी कि दोनों कैसे रहेंगे, स्ट्रेट लाइन में बढ़ेंगे। इनका ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। तो जब स्टार्टिंग होगी टाइम 0 पे, तो ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज होगा। समझ गए, जैसे जैसे ये रोड इसके अंदर जाएगी तो प्लस चार्ज इसके अंदर जाएगा, तो क्या होगा, टाइम के साथ साथ, जो टाइम के साथ साथ फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ क्यू एनक्लोज बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और फाई प्रोपोर्शनल टू क्यू एनक्लोज होगा। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये रोड इसके अंदर आ जाएगी, लेकिन मैक्सिमम कितनी अंदर आ पाएगी, ए। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये रोड इसके अंदर ए आ जाएगी और ए इसकी लेंथ बाहर रह जाएगी। ठीक है, इसकी ए लेंथ इसके अंदर आ जाएगी क्यूब के, और ए लेंथ इसकी क्या रह जाएगी, बाहर रह जाएगी। ठीक है, तब
उसके बाद जब वो और बाहर निकलेगी तो दूसरी साइड से, अब जितनी इस साइड से अंदर जाएगी रोड, दूसरी उस साइड से बाहर भी निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक ये ए और आगे चलेगी तब तक ये फ्लक्स नहीं बढ़ेगा बेटा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, ये बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम के साथ ग्राफ है। तो यहाँ टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ए बाई वी। तो पहली जो ए डिस्टेंस है, पहले रोड यहाँ थी, इसने आगे कितना चल लिया ए, तो इतने टाइम तक तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ। लेकिन उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, क्यू एनक्लोज कांस्टेंट हो जाएगा, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, अब नहीं बढ़ेगा बेटा। तो थोड़ी देर बाद क्या हो, क्यों क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितनी रोड अब अंदर जा रही है उतनी दूसरी साइड से, जितनी एक साइड से एंटर हो रही है वो दूसरी साइड से एग्जिट भी तो हो रही है ना। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा, जब ये ए इधर बाहर जा चुकी होगी, तब अंदर ए रह चुकी होगी, तब क्या होगा, सेकेंड टाइम, मतलब ए बाई वी तक तो बढ़ा था और ये 2a बाई वी तक ये कांस्टेंट रहा। ठीक है, अब रोड कितना चल रही है, 2a चल रही। देखो पहले यहाँ पे थी, अब ये पूरी रोड, थर्ड डायग्राम देखो, ये फर्स्ट डायग्राम था पूरी रोड बाहर थी, सेकंड डायग्राम में ए अंदर थी ए बाहर, थर्ड में क्या हो गई, ए और आगे चलेगी, यानी टोटल कितना आगे चलेगी, 2a। अब इसके बाद बेटा क्या होगा, जब रोड और आगे जाएगी तो ये वायर बाहर निकलने लग जाएगा। जब चार्ज बाहर जाने लग जाएगा तो फ्लक्स घटते घटते फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कब तक रहेगा, 3a बाई वी। ये हो गया टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो रोड की टोटल लेंथ कितनी है, 2a। पहला a चली तो फ्लक्स बढ़ा, फिर अगला a चली तो कांस्टेंट रहा, फिर अगला a चली, 3a चली तो फ्लक्स क्या हो गया, घट के जीरो हो गया। और मैक्सिमम फ्लक्स तो बेटा कौन सा था, ये तो कर्व बन गया। अब इसमें मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पे था, ये था फाई मैक्स। अब मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू क्या थी बताओ, फाई मैक्सिमम, ये क्या था, क्यू एनक्लोज मैक्सिमम बाय एप्सिलॉन नॉट। और Q क्या होता है बेटा, लेमडा होता है Q बाई एल। तो Q क्या होता है, लेमडा इंटू एल। तो Q क्या होता है, लेमडा इंटू में एल। और मैक्सिमम लेंथ इसकी कितनी थी अंदर, एल मैक्सिमम। अंदर कितनी लेंथ थी, पूरी लेंथ भले 2a थी, लेकिन अंदर तो बेटा a ही आई थी ना, तो a लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा a बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा a बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से बेटा आप इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, हो गया बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि अपने पास एक हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर, और एक है अपने पास सिलेंडर, और इसके ना सरफेस के ऊपर चार्ज रखे हुए हैं Q और Q। तो जो चार्ज ऐसे सरफेस के ऊपर रखा जाता है ना, उसको आप ऐसे समझिए कि जो हेमीस्फेयर के सरफेस के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, उसको इस तरह से आप समझिए कि सामने से देखो तो सरफेस तो आपको ऐसे दिखेगी लाइन की फॉर्म में, ये देखो ये सरफेस है, ठीक है, और इसके अंदर ये उस तरह से लगा हुआ है जैसे कि एक बॉल, समझिए आप एक बॉल है ऐसे, ठीक है, बॉल जैसे धस गई इसके अंदर। अब ये क्या है, अपना हेमीस्फेयर है। आप देखकर ही समझ जाएंगे कि एनक्लोज चार्ज कितना है इसमें, Q/2, यानी कि ये समझ लो कि आधा चार्ज तो इस सरफेस के अंदर है, सरफेस में धंसी हुई बॉल है, आधा तो हेमीस्फेयर के अंदर है और आधा हेमीस्फेयर से बाहर है। तो Q एनक्लोज कितना हो जाएगा बोलिए, Q/2 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर कर सकते हो बच्चों, क्योंकि फाई क्या होता है, Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q एनक्लोज बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। सेम सिलेंडर में भी यही होगा, फाई इज इक्वल टू 2/2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी यही सेम बात होगी कि ये जो सरफेस के ऊपर रखा हुआ है उसका हाफ जो पार्ट है वो तो सिलेंडर के अंदर होगा और हाफ पार्ट उसके बाहर होगा। तो एनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, Q/2 हो जाएगा। इसको बेटा समझने का एक सेकंड मेथड होता है जो ज़्यादा पॉपुलर है, वैसे तो आप डायरेक्ट आंसर कीजिए तो ये भी सही है, आपको मैं एक सेकंड मेथड और बताता हूँ कि जैसे ये हेमीस्फीयर है, अब इसमें क्या है कि ये जो चार्ज है ये यहाँ पे है, ठीक है, और ये आधा चार्ज तो अंदर एनक्लोज है और आधा बाहर है, हाफ पार्ट इसका बाहर है, हाफ पार्ट इसका अंदर है। तो आप इसको पूरा कंप्लीटली अगर एनक्लोज करना चाहते हो तो आपको बेटा पता है क्या करना पड़ेगा, इसके लिए
यहाँ पर एक और हेमिस्फेयर को एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि जरूरी नहीं है हेमिस्फेयर हो, शेप तो आप कोई और भी ले सकते हो, लेकिन गॉस लॉ में रूल है कि सिमेट्रिकल शेप लेनी है आपको हमेशा, क्योंकि सिमेट्रिकल के ऊपर एक्सप्लेन करना सही रहता है, बहुत ईजी रहता है। तो आपने एक हेमिस्फेयर ऊपर और ले लिया। ठीक है, अब आप क्या करो, इसकी जो बीच वाली सरफेस है इसको आप कैंसिल कर दो, डिलीट कर दो इसको। ये जो बीच वाली सरफेस है ना, ये इसको आप हटा दो। अब हुआ क्या, बताओ क्या हुआ। ये हेमिस्फेयर अपर जो हमने एज्यूम किया, और ये हमारा मेन हेमिस्फेयर हुआ। अब ये चार्ज बच्चों एनक्लोज हो गया, पर बात वही होएगी क्या, कि एनक्लोज होने के बाद भी हम इसको कहेंगे तो वही बात, क्या कहेंगे बताओ, एनक्लोज होने के बाद भी हम यही कहेंगे कि ये कंप्लीट स्फेयर बन गया, नीचे वाला हेमिस्फेयर और ऊपर वाला हेमिस्फेयर बन गया क्या, कंप्लीट हेमिस्फेयर। ठीक है, कंप्लीट स्फेयर, तो एक पूरा स्फेयर हो गया। तो ये चार्ज किस में बंद है, स्फेयर में, तो पूरे स्फेयर में चार्ज कितना है, क्यू है। तो नीचे जो हेमिस्फेयर है, हाफ स्फेयर है, उसमें कितना आएगा, Q/2 आएगा। तो ले दे के बात तो वही बनेगी। ठीक है, कैसे भी एक्सप्लेन कर लो, ऐसे कर लो या वैसे कर लो। सिलेंडर में भी वही बात बनेगी कि ये सिलेंडर में है, देखो तो क्या होगा कि यहाँ पे है, अब आधा पार्ट इसका अंदर है आधा बाहर है, तो इसको पूरा एनक्लोज करने के लिए क्या करेंगे, सेम वैसा ही एक सिलेंडर हम एज्यूम कर लेंगे। अब ये दो सिलेंडर हो गए, नीचे सिलेंडर ऊपर सिलेंडर, दोनों के अंदर ये चार्ज एनक्लोज हो गया। तो सिर्फ ओनली नीचे वाले सिलेंडर के हिस्से में कितना आएगा, हाफ आएगा। इसके अंदर तो हाफ है एनक्लोज, हाफ ऊपर वाले में रह गया। ठीक है, तो इसमें एनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2। तो Q/2 के हिसाब से आंसर दे दो। एक बात बेटा जो मैं आपको समझा रहा था कि वो ये थी कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये सरफेस कैंसल क्यों की थी मैंने। हेमिस्फेयर की जो ये वाली जो सरफेस थी, मैंने आपको बोला था कि इसको कैंसल कर दो, या सिलेंडर में भी इसको हटा दो इसको। पता है क्यों, क्योंकि इसका आगे हम पढ़ेंगे कि इसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि जो जैसे ये प्लस का चार्ज है, तो प्लस से फ्लक्स तो होता है आउटवर्ड, लेकिन इसकी खुद की डायरेक्शन कैसे होती है, नॉर्मल टू द प्लेन। तो यानी इस चार्ज का जो फ्लक्स निकलेगा वो तो अलोंग द सरफेस निकलेगा, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E.A इज इक्वल टू EA cos 90 डिग्री हो जाएगा इस तरह से। ई और यानी इसकी इंटेंसिटी तो पैरेलल टू द सरफेस हो गई, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो cos 90 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये वाली जो सरफेस होती है जिसको चार्ज ने टच किया हुआ है, याद रखो चार्ज जिसको टच कर लेता है उस सरफेस को हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये बीच वाली सरफेस क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो फिर अगर ये सरफेस कैंसिल हो जाएगी तो ये कंप्लीट सिलेंडर बन जाता है, और जिसके अंदर प्लस क्यू चार्ज आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में करें सीधा, तो ये इसकी सरफेस पे रखा हुआ है, तो हाफ पार्ट अंदर है और हाफ बाहर है, तो एनक्लोज चार्ज Q/2 हो जाएगा दोनों ही केस के अंदर। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो, ये बेटा एक क्यूब है, तो क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। बहुत सिंपल बात है कि क्यूब के अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज कितना है, Q/ε0। तो ये तो आंसर हो जाएगा क्यूब वाला। अब इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात यह है, ईच सरफेस। तो क्यूब में बेटा कितनी सरफेस होती हैं, 6। हमारा रूम भी एक क्यूब है, तो क्यूब के अंदर कितनी सरफेस होती हैं, 4 तो वॉल हो गई, और एक छत हो गई, और एक फ्लोर हो गया, तो टोटल कितनी सरफेस हो गई, 6। तो ईच सरफेस से कितना होगा बेटा, ये तो पूरे क्यूब से है, तो फाई अगर वहां से ईच सरफेस से या ईच फेस से देखें तो वो कितना हो जाएगा, Q/ε0 का 1/6 पार्ट हो जाएगा। क्यों बेटा 1/6 हो जाएगा, क्योंकि ये जो इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो इक्वली सभी तरफ निकलता है। तो अब क्या होगा, पूरे क्यूब से कितना निकला, Q/ε0। तो फिर क्यूब किससे मिलकर बना है, 6 सरफेस से, तो एक सरफेस के पास कितना आएगा, 1/6। तो आंसर क्या हो जाएगा, Q/6ε0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर प्लेट। तो देखो बेटा, ये एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड की लेंथ कितनी है, a है, ये भी a है और ये भी a है। अब इसमें a/2 हाइट के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है +Q। पूछ रहे हैं कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो जरा आप केयरफुली देखो,
तो ये सरफेस आपको ऐसे दिखेगी। ये देखो, ये क्यूब था, ठीक है, इसकी ये साइड कितनी थी, ए थी, और ये सेंटर पे था, तो सेंटर पे था तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो सेम ये पिक्चर आपको यहाँ पे दिखेगी। तो इस स्क्वायर प्लेट को आप क्या समझ सकते हो, क्यूब की एक फेस समझ सकते हो, एक सरफेस समझ सकते हो। तो स्क्वायर प्लेट से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू Q/ε0, यानी Q/6 ε0 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अभी तक देखो हमने क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा कि पूरा जो क्यूब था उससे कितना फ्लक्स उससे बाहर निकलता है, बताओ, Q/ε0, और उसकी सभी फेस से निकलता है, तो एक फेस के पास एक फेस से कितना फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स कितना होगा, बताओ, Q/6 ε0 होगा। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर प्लेट है इसको हम क्या समझ सकते हैं, एक क्यूब का एक फेस समझ सकते हैं। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स बेटा, इससे आउट गोइंग इमर्ज आउट फ्लक्स कितना होगा, Q/6 ε0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं अपने क्यूब के ऊपर। देखो, अब ये क्यूब में यहां पे रखा हुआ है बच्चों, इसके ऊपर एक फेस के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन में कि जिसके ऊपर आ जाता है फेस के ऊपर, तो इसका क्या होता है, आधा पार्ट, हाफ पार्ट तो अंदर होता है और हाफ पार्ट क्या होता है, बाहर होता है। ठीक है, तो अब इसका फिर से एक बार डायग्राम भी बना देते हैं। तो जैसे ये क्यूब है, देखो मैं बेटा डायग्राम फिर से बनाता हूं आपको समझाने के लिए। ये क्यूब है अपना, मेन क्यूब, और यहां पे रखा हुआ है चार्ज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि इसका आपको पता है कि हाफ पार्ट अंदर है, हाफ पार्ट बाहर है, हम इसको कंप्लीटली एनक्लोज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और क्यूब को इमेजिन करेंगे, एक और क्यूब को इमेजिन करेंगे। ये देखिए, अब क्या हुआ, ये चार्ज कितने क्यूब के अंदर पूरा एनक्लोज हुआ है, 2 क्यूब के अंदर। तो इस एक क्यूब के हिस्से में कितना आएगा, हाफ आएगा। वैसे तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था कि इस सरफेस के ऊपर होता है, आधा पार्ट अंदर होता है और आधा बाहर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूब से कितना निकलेगा बेटा, क्योंकि 2 क्यूब के अंदर पूरा हो गया क्यू चार्ज, 2 क्यूब लिए, 2 क्यूब उसके अंदर तो पूरा एनक्लोज हो गया। तो एक क्यूब के हिस्से में कितना आया, तो 5 क्यूब कितना हो जाएगा, Q/2ε0। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर Q एनक्लोज कितना है, Q/2 ही है इस एक क्यूब के अंदर। अब बेटा हमने ये बात आपको बोली थी कि जिस फेस को इसने टच कर लिया है, ये, इससे जो आउटगोइंग फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो टोटल सरफेस 6 थी, एक से तो फ्लक्स पास नहीं हो रहा, तो पीछे बची कितनी, 5 बची ना। तो 5 ईच फेस या ईच सरफेस कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू Q/2ε0, यानी कि ये कितना हो जाएगा, Q/10ε0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ बेटा हमने क्या किया, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था कि इसके अंदर सेंटर पे रखा हुआ था चार्ज। अब चार्ज को हमने सेंटर पे नहीं रखा, चार्ज को हमने यहाँ एक फेस के ऊपर रखा। तो बड़े शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि इसका हाफ पार्ट ही अंदर आएगा, तो Q एनक्लोज कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। और सेकंड बात हम ये कह सकते हैं कि जिस फेस को वो टच कर लेता है उसके लिए थीटा 90 डिग्री बनता है ई वेक्टर और ए वेक्टर में, तो उसका फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कोस 90 जीरो हो जाता है। तो एक फेस तो खत्म हो गई। ठीक है, तो बची क्या पीछे, 5 फेस बची, तो एक 5 फेस बची तो 1/5 कर देंगे ईच सरफेस के लिए, Q/2ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है। देखो, अब हमने इस क्यूब के ऊपर यहाँ पे रख दिया बेटा, अब यहाँ पे रख दिया तो इसका कितना पार्ट इसके अंदर आएगा, क्या आप देख के बता सकते हो इसको कि कितने क्यूब और लेने पड़ेंगे इसको अंदर लाने के लिए, सोचो, बहुत सिंपल बात है, 4 क्यूब लेने पड़ेंगे, 4 क्यूब के अंदर होगा। देखो कैसे, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ इस, ये तो अपना है मेन क्यूब है, देखो ये है अपना मेन क्यूब जिसके यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज।
तो अब हम इसको अंदर लेना चाहते हैं, एनक्लोज करना चाहते हैं। इसमें हमें बेटा देख के पता चल जाएगा कि ये 4 क्यूब और बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सिमेट्रिकल सरफेस बनाते हैं और 4 क्यूब और बनाने पड़ेंगे। देखो कैसे बनाने पड़ेंगे, एक बार बना के इसको देखते हैं। ठीक है, देखो एक क्यूब और बनाया, अब इसका क्या हुआ, हाफ पार्ट एनक्लोज हो गया, लेकिन ऊपर से ये अभी ओपन है, तो इसके ऊपर भी आपको क्यूब बनाना है ऐसे ही। देखो बच्चों, टोटल कितने क्यूब बनाने पड़े, 4। अब ये उनके बीच में आ गया। अब आप ये वाली सब सरफेस हटा सकते हो जिसको चार्ज ने टच किया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये 4 क्यूब के अंदर चार्ज कितना आ गया, क्यूब। तो एक क्यूब के हिस्से में एनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, एनक्लोज चार्ज बेटा हो जाएगा क्यू बाई 4। अगर एनक्लोज चार्ज क्यू बाई 4 है तो 5 क्यूब कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको एज्यूम करना है कि ये क्यूब के अंदर कहाँ पे रखा हुआ है चार्ज, यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब एक, जब ये यहाँ पे था, देखो इस जगह पे था, तो कितने क्यूब रखने पड़े, 2 क्यूब रखने पड़े। अब ये ऊपर आ गया तो 2 क्यूब रखने के बाद भी आधा बाहर हो गया, तो उसको पूरा कवर करने के लिए 2 ऊपर और रखने पड़ेंगे। तो टोटल कितने क्यूब के हिस्से में आ गया, ये 4 क्यूब के हिस्से में आ गया। तो एक क्यूब के पास, जो हमारे पास जो मेन क्यूब है, उसके हिस्से में कितना आया, क्यू बाई 4। सेकेंड बात, इसकी 2 सरफेस, इसको इसने टच कर रखा है, इसको और इसको। ये 2 सरफेस बेटा कैंसिल हो जाएंगी। क्यूब में कितनी सरफेस होती हैं, 6। 6 में 2 कैंसिल होगी, पीछे कितनी बची, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 ईच फेस। ईच फेस कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इसका 1/4 यानी क्यू बाई 16 एप्सिलॉन नॉट। और कौन सी ऐसी फेस है जिसमें से फ्लक्स पास नहीं होगा, उसको आप शेडेड कर सकते हो यहाँ पे कि ये वाली जो फेस है, इनमें से फ्लक्स पास नहीं होगा, या इससे पासिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा, इसको यहाँ पे रख दिया जाए या इसको यहाँ पे रख दिया जाए, किसी भी कॉर्नर के ऊपर, या यहाँ पे या यहाँ पे। देखो इस प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने इसको इस लाइन के ऊपर रखा था, जिसने इसने 2 सरफेस को इसने टच किया था। अब अपने क्या करते हैं, किसी बिल्कुल जो कॉर्नर होता है क्यूब का, वहां पे रख देते हैं। तो कॉर्नर के ऊपर बेटा, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे अगर रखा हो, तो इसके लिए कितने क्यूब कवर करने पड़ेंगे, इसको पूरे को एनक्लोज करने के लिए हमें 8 क्यूब लेने पड़ेंगे। तो ये बात आपको समझनी है थोड़ी सी ध्यान से। कैसे समझोगे, देखो मैं दोबारा से एक बार क्यूब बनाता हूँ। देखो ये बेटा हमारा है मेन क्यूब जो है, ठीक है, और चार्ज किसी भी कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है। वो इस कॉर्नर पे रखा है, या इस पे रख लो, आप समझने के लिए ठीक रहेगा, इस कॉर्नर पे हम रख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें आसपास क्यूब बनाने हैं इसको एनक्लोज करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे क्यूब बनाएंगे तो देखो कैसे बनेंगे। एक क्यूब तो ये बन गया। नेक्स्ट, ये देखो टोटल बेटा कितने क्यूब बन गए, 4। बाकी 4 इसके आगे बनेंगे, क्योंकि ये 4 क्यूब बनने के बाद भी ये ऊपर रह गया। तो इसको पूरा कवर करने के लिए कितना, जैसे इसमें भी 4 क्यूब थे, तो 4 क्यूब थे तो ये यहाँ पे आ गया अंदर। पर अगर ये इस कॉर्नर पे बेटा आ जाएगा तो इसका आधा पार्ट फिर बाहर हो जाएगा। तो आधा पार्ट फिर बाहर हो जाएगा, तो इसके लिए कितने क्यूब, इसको एनक्लोज करने के लिए कितने क्यूब लेने पड़ेंगे, उसका हम डायग्राम नहीं बना पाएंगे, पर हम समझ पाएंगे कि ये 4 क्यूब की सरफेस के ऊपर आ गया। और ऊपर आने का मतलब ये हाफ एनक्लोज हुआ है। तो इसको पूरे को एनक्लोज करने के लिए हमें कितने क्यूब और लेने पड़ेंगे, 8 क्यूब बेटा हमें, यानी कि 4 क्यूब और लेने पड़ेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 क्यूब। तो ये एक क्यूब के हिस्से में क्यू एनक्लोज कितना आ जाएगा बताओ, क्यू बाई 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 क्यूब बच्चों कितना हो जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सेकंड बात, इसने कितनी सरफेस को बेटा टच कर रखा है, देखो मान लो इस कॉर्नर पे है, तो इसने 1 2 और 3, इन 3 सरफेस को इसने टच कर लिया है। यहाँ भी देखो इसने भी 3 को, एक ये, 2 ये और एक पीछे वाली। ठीक है, तो आगे वाले से अच्छे से आपको दिख रहा है, 1 2 और 3, 3 सरफेस को इसने टच कर लिया। तो इनका तो फ्लक्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन 0 हो गया। तो टोटल 6 में से 3 तो खत्म होगी, पीछे बची कितनी, 3 बची।
तो जो फाई जो ईच सरफेस हो जाएगा या फाई सरफेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू में Q बाई 8 एप्साइलो नॉट। तो आंसर क्या आ जाएगा Q बाई 24 एप्साइलो नॉट इसका आंसर आ जाएगा बेटा एक फेज से। उसमें आपको ये भी बताना होगा कि कौन कौन सी फेज से नहीं निकलेगा। तो अगर ये चार्ज है तो ये दो फेज ये, ठीक है, अगर ये चार्ज यहाँ पे और एक बैक वाली, ये तीनों से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा तो पीछे बचेंगे कितनी 4 बचेगी इसके अंदर। ठीक है, क्लियर। तो इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा नहीं दिखा सकते पर हम समझ पक्का सकते हैं इस बात को। ठीक है, अब हम इसकी एक ट्रिक बनाते हैं इसकी। कैसे, देखो कि जब इसमें केस क्या क्या थे, देखो इसमें ये वाले केस थे। फर्स्ट टाइम क्या था कि ये पूरा चार्ज बिल्कुल सेंटर पे था। सेकंड डायग्राम में क्या हुआ कि ये चार्ज यहाँ सरफेस पे आ गया। थर्ड डायग्राम में क्या हुआ और फोर्थ में क्या हुआ। टोटल बेटा 4 हैं इसके केस। आपको मैंने 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स इसमें बताए हैं, जिसमें चार्ज यहाँ पे लाइन पे था और इसमें यहाँ बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर था। तो देखो इसमें फाई क्यूब, पहले फाई क्यूब देखते हैं कितना आया था Q बाई एप्साइलो नॉट, क्योंकि इसमें तो पूरा चार्ज Q ही क्यूब के अंदर था। अब इसमें क्या था हाफ था, तो इसका हाफ कर दो। इसका हाफ कितना होता है Q बाई एप्साइलो नॉट, इसका हाफ मतलब Q बाई 2 एप्साइलो नॉट रह गया क्योंकि इसमें हाफ चार्ज। फिर क्या हुआ, इसका भी हाफ हुआ यानी कि Q बाई 4 एप्साइलो नॉट। आपने देखा था कि 4 क्यूब लेने पड़े, इसमें बेटा कितने क्यूब लेने पड़े 8 क्यूब लेने पड़े। तो आप देखो एक सीक्वेंस में इसको आप याद रख सकते हो। Q बाई एप्साइलो नॉट, Q उसका हाफ करो, Q बाई 2 एप्साइलो नॉट, फिर उसका फिर हाफ करो Q बाई 4 एप्साइलो नॉट, और फिर क्या होगा Q बाई 8 एप्साइलो नॉट। तो कह दो कि हाफ हाफ ही तो करते जाना है बेटा। ठीक है, अब आ गया फाई फेस या सरफेस। इसमें तो कितना था Q बाई 6 एप्साइलो नॉट, यानी डायरेक्टली मैं बात कहूं तो इसका 1/6 हो गया। इसमें इसने बेटा एक फेस को इसने टच किया था, तो Q बाई 2 एप्साइलो नॉट का एक सरफेस तो उसने टच कर लिया, वो तो खत्म हो गई। तो इसका कितना पार्ट हुआ था 1/5, तो 6 में से एक खत्म होगी। इसने बेटा 2 को टच कर लिया तो 2 खत्म हो गई, तो पीछे बची कितनी 1/4। तो देखो एक एक कम हो रहा है 1/6 1/4 1/6 1/5 1/4, और ये कितना हो जाएगा 1/3 क्योंकि इसमें 3 फेस खत्म हो गई। तो Q बाई 8 एप्साइलो नॉट का 1/3 जो कितना बना था Q बाई 24 एप्साइलो नॉट। तो बेटा ये क्यूब के क्वेश्चन फिक्स होते हैं, आप बिल्कुल देखते ही ट्रिक में इसका आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं क्यूब के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये बेटा एक क्वेश्चन आता है इस तरह के क्वेश्चन कि क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स बताओ, और कोई एक शेडेड सरफेस दी हुई है, शेडेड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स बताओ। देखो पहले हम बात करते हैं फाई क्यूब की और फिर हम बात करेंगे फाई शेडेड सरफेस की। देखो ये सेंटर पर है, तो जो बेटा सेंटर के ऊपर है 3Q, उससे तो पूरा वो तो पूरे का पूरा ही क्यूब के अंदर है, तो उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो +3Q बाई एप्साइलो नॉट हो जाएगा। ठीक है, +3Q बाई एप्साइलो नॉट, क्योंकि होता क्या है फ्लक्स उसका Q बाई एप्साइलो नॉट। ये फर्स्ट केस है, Q अगर सेंटर पर हो तो Q बाई एप्साइलो नॉट, और Q नहीं वहां पे कितना है 3Q, तो 3Q बाई एप्साइलो नॉट। ठीक है, नेक्स्ट बात, ये बेटा कॉर्नर वाला केस है, और कॉर्नर वाले केस में हमने याद किया Q बाई 8 होता है। तो अब यहाँ पर चार्ज Q ही है, तो क्या होएगा Q बाई 8 एप्साइलो नॉट। लेकिन यहाँ पे चार्ज माइनस है, और आपको पता है माइनस के कारण फ्लक्स भी माइनस का होता है, और Q नहीं 2Q है, 2Q बाई 8 एप्साइलो नॉट। कॉर्नर पर है तो डिवाइड बाई 8 एप्साइलो नॉट। ठीक है, 2Q है तो 2Q बाई 8 एप्साइलो नॉट, माइनस है तो -2Q बाई 8 एप्साइलो नॉट। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो शेडेड वाला, देखो ये जो है बेटा ये चार्ज सेंटर पर है, तो इससे जो फ्लक्स निकलता है वो तो ऑल 6 सरफेस से निकलता है, तो शेडेड वाले के हिस्से में कितना आएगा
इसको भी देख लो 1/6 हो जाता है, यानी कि जो ये इसका 3q/ε0 है, इसका 1/6 पार्ट 3q/ε0 का ये इसका शेडेड सरफेस से हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है q वाला, इसके लिए देखो तो इसके लिए इस सरफेस से कितना पास होगा, कितना होगा बेटा, इसका 1/3 इंटू में q/8ε0, यानी q/24 वाला, ये वाला केस है बेटा इसका, कौन सा, q/24 वाला केस है। ठीक है, ये q/8ε0 इंटू में 1/3, तो कितना हो जाएगा q/24। ठीक है, अब इस पे आओ, अब ये तो बेटा इसने तो इस शेडेड सरफेस को टच ही कर रखा है, और अगर टच कर रखा है तो इसका शेडेड सरफेस से फ्लक्स कितना हो जाएगा, माइनस होना था, लेकिन ये कुछ भी नहीं होगा, ये जीरो होगा, क्योंकि इससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होता है। जिसको वो टच कर लेता है चार्ज, उसका उस सरफेस के लिए फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाता है, तो इसका जीरो हो गया। कैलकुलेशन को सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली। एक बेटा मैंने आपको ये जो इसकी जो डेरिवेशन है वे मैंने आपको पिछली क्लास में, आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताई थी कि अगर एक चार्ज Q है, उसके सामने एक डिस्क रखी हो, एक डिस्क है जिसकी रेडियस कैपिटल R है और इससे डिस्टेंस स्मॉल r है, ये एंगल थीटा है, तो इस डिस्क से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है फाई डिस्क, उसका फॉर्मूला कितना होता है, q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा। ये बेटा जो फॉर्मूला है, इसकी जो डेरिवेशन है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराई थी, डेरिवेशन इन लास्ट क्लास, लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको इसकी डेरिवेशन बताई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था इसमें डिटेल में, फॉर्मूला याद रख लो अच्छे से, q/2ε0 1 माइनस कोस थीटा, इस चार्ज के कारण डिस्क से निकलने वाला फ्लक्स, और कोस थीटा की वैल्यू अगर आप चाहो तो इसमें क्या रखोगे, बेस अपॉन हाइपो, तो बेस कितना है इसका स्मॉल r, और ये हाइपो बच्चों कितना हो जाएगा, ये वाला r² प्लस स्मॉल r² इन रूट, तो कोस थीटा रखना हो तो आप इसमें ये पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है कि क्या आंसर था बताओ भी, कोई भी चार्ज रखा हो पॉजिटिव, उससे चारों तरफ फ्लक्स निकलता है, और सामने एक डिस्क रख दी जाए ऐसे, तो डिस्क से जो फ्लक्स निकलता है, डिस्क से जो लाइंस बाहर निकलती हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, q/2ε0 1 माइनस कोस थीटा, जहां थीटा ये एंगल होता है। अब बेटा डिस्क के बजाय कई बार इसका वर्ड चेंज हो जाता है कि हमारे पास एक कोन है, ठीक है, ये कोन, तो इस कोन से कितना फ्लक्स इस कोन में से बाहर निकलेगा अगर इसके यहाँ बॉटम के ऊपर एक चार्ज प्लस Q रखा गया है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई कि कौन से निकलने वाला, लेकिन देखो इनको ध्यान से देखो तो दोनों की शेप बेटा एक ही है, इसको ऐसे घुमा दो, कई बार ऐसे भी कर सकता है, उल्टा कर देगा, यानी कि जो बॉटम जिसको अपने कह रहे हैं उसको टॉप पे ले जाएगा, टॉप को बॉटम बना देगा, तो भी इसका आंसर वही रहेगा। तो फाई कोन आंसर बच्चों को याद हो गया है, q/2ε0 1 माइनस कोस थीटा, जिसमें बच्चों कोस थीटा की वैल्यू आप बेस अपॉन हाइपो रख सकते हो। तो कोस थीटा, थीटा को टच करने वाला है बेस हो गया h, और ये हाइपो बेस अपॉन हाइपो, ये क्या हो जाएगा r² प्लस h² का रूट हो जाएगा। तो कोस थीटा अगर आप रखना चाहो तो h/रूट r² प्लस h² आप रख सकते हो। अब आपको इस स्लाइड पे मेन नीड क्या है कि इस फॉर्मूले को याद रखने की, ठीक है, और इसकी डेरिवेशन प्रीवियस क्लास में जाकर देखने की नीड है। ठीक है, एक बार देख लेना, बाकी ये फिर उसके बाद ये आपको याद हो जाएगा कि डिस्क से निकलने वाला फ्लक्स कितना होता है, q/2ε0 1 माइनस कोस थीटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटा, फिर एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ गया हमारे पास, कैलकुलेट फ्लक्स फ्रॉम कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। आपको पता है कि सिलेंडर के अंदर 3 सरफेस होती हैं, सिलेंडर के अंदर 3 सरफेस होती हैं, ये सिलेंडर है, तो ये इसकी ए और बी, ये दोनों तो क्या है इसकी सर्कुलर सरफेस है, और सी क्या है इसकी कर्व सरफेस है। तो इसके अंदर जो नेट चार्ज कितना है, क्यू है। तो अब फाई नेट अगर तीनों सरफेस की बात की जाए, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी,
तो फाई नेट बच्चों क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। पर इसकी ए और बी दोनों सर्कुलर हैं, दोनों ही सर्कुलर हैं, दोनों सेम डिस्टेंस पर हैं, सेम साइज की हैं, सेम एरिया रखती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सरफेस इसकी सेम होती हैं, ए और बी। तो फाई ए इज इक्वल टू फाई बी होगा। तो फाई ए प्लस फाई बी ये मिलके कितना हो जाएगा, फाई नेट इज इक्वल टू 2 फाई ए प्लस फाई सी। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, इस चार्ज से अगर मैं यहां से ऐसे फ्लक्स को बाहर निकालूं तो ये आपका वही डायग्राम बन जाएगा, एक डिस्क से निकलने वाला फ्लक्स। एंगल क्या है इसका, थीटा है। सेम ऐसा ही डायग्राम इस साइड में भी बन जाएगा, देखो ये थीटा बन जाएगा। तो फ्लक्स तो प्लस चार्ज से सभी तरफ निकलता है, प्लस चार्ज से फ्लक्स तो इधर भी लाइन पास होती हैं, इधर भी होती हैं, इधर भी होती हैं, इधर भी होती हैं। तो ये लाइन तो उस डिस्क में से निकल जाएंगी, ये लाइन इधर वाली डिस्क यानी सर्कुलर फेस में से निकल जाएंगी, और ये इसमें से जो निकलेंगी ये बेटा कर्व सरफेस में से निकलेंगी। ठीक है, तो हमें कर्व सरफेस में से निकलने वाला फ्लक्स बताना है। नेट फ्लक्स, नेट इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू। तो नेट फ्लक्स तो वही होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिलेंडर के अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है, क्यू है। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब 2 इंटू में, ठीक है, फाई ए या फाई बी इधर से भी निकला और इधर से, और ये जो डिस्क में से या सर्कुलर पार्ट में से जो निकला उसकी वैल्यू कितनी है, क्या फॉर्मूला भी लर्न किया, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, यही तो है ना, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। ये 2 फाई ए हो गया प्लस फाई सी हो गया। तो अब आप इजीली यहां से फाई सी को फाइंड कर सकते हो। तो फाई सी बोलो बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, ये इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, इधर जाके बच्चों माइनस का हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, क्या बनेगा इधर माइनस का, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू देखो, बेस अपॉन हाइपो, ये टोटल लेंथ बेटा 2r है, तो ये r हो गई इसकी हाफ लेंथ, और ये रेडियस भी r है। तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, एक बार मैं कोस थीटा ले जाता हूँ, नेक्स्ट लाइन में वैल्यू रख देंगे। तो फाई सी इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ये इधर चला गया तो माइनस का हो गया। अब इसमें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस, ये तो कॉमन में चला गया माइनस, और यहाँ क्या बचेगा बताओ, 1 माइनस कोस थीटा। एक मिनट रुको, पहले कोस थीटा की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे को साइन चेंज करना पड़ेगा, फिर कई बच्चे रोने लग जाएंगे कि साइन कैसे सर चेंज कर दिया, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एक लाइन में बढ़ा लेता हूँ। पहले मैं कोस थीटा की यहाँ वैल्यू लगा देता हूँ, बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना है r, और ये हाइपो बेटा कितना हो जाएगा √2r। तो बेस कितना है r और वो कितना है √2r। ठीक है, r से r कट जाएगा तो क्या बचेगा -1 अपॉन √2। तो फाई सी कितना आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस 1, और ये माइनस का साइन बेटा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, 1 बाई √2, 1 से 1 तो कट जाएगा, ये तो कट गया। अब बचा क्या आंसर बेटा देख लो, फाई सी इज इक्वल टू, ये फाइनल आंसर है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फाई सी इज इक्वल टू क्यू बाई √2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, एक सिलेंडर था, उसके दोनों तरफ 2 डिस्क वाली शेप बन रही थी बेटा, तो जो 2 डिस्क वाली शेप थी उससे फ्लक्स कितना निकला था, 2 इंटू में क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, और टोटल फ्लक्स में उसको हमने माइनस कर दिया, ये टोटल फ्लक्स कितना था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें उसको अपने माइनस कर दिया, क्योंकि नेट हमको पता है, तो इस तरह हमने कैलकुलेट करके इसका आंसर फाइंड कर लिया। ठीक ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखो, नॉर्मल बुक्स में मिलता है कि एक कंटेनर है ऐसे, कैलकुलेट फ्लक्स फ्रॉम कर्व सरफेस ऑफ कंटेनर। इसमें बेटा क्या है, ये ऊपर वाली तो है इसकी नेक, ये मटका हो गया एक, और नीचे वाली क्या है इसकी कर्व सरफेस है। ठीक है, तो फिर से यही बात कहो कि फाई नेट क्या हो जाएगा, फाई नेक प्लस फाई
कर्व सरफेस, कर्व सरफेस को मैंने लिखा CS शॉर्ट में। अब फाई नेट बच्चों कितना है, क्योंकि नेट तो चार्ज क्यू ही है, तो क्या होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अब देखो इसकी जो नेक है यहाँ, फिर वो डिस्क वाली शेप बन गई, फिर वो अगर डिस्क वाली शेप बन गई है और एंगल थीटा बन गया है, तो इस डिस्क से निकलने वाला, इस डिस्क से निकलने वाला बच्चों फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा प्लस, अब फाई कर्व सरफेस, ये जो बाकी जो कर्व सरफेस है इसमें से निकलने वाला फ्लक्स हमको बताना है, तो फाई सी एस किसके इक्वल हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, इसको इधर ले जाओ, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा बेटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना है इसका h, और हाइपो कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इन रूट, ये लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी अगर आप वैल्यू पुट करो तो आप वैल्यू आपको गिवन हो तो वैल्यू पुट करके आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। बिल्कुल सिंपल है बेटा, देखो एक कंटेनर था, उसका जो नेक पार्ट है उसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितना था, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। नेट फ्लक्स कितना, नेट इसके अंदर चार्ज Q है, तो नेट फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा, ठीक है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको माइनस कर दो तो ये कर्व सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ये बेटा अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक, अभी हमने जो क्वेश्चन सीखे वो सभी के सभी क्या थे, जैसे हेमिस्फेयर, सिलेंडर का केस, सभी केस हमने सीख लिए, ठीक है, क्यूब के ऑल केसेज की कहाँ कहाँ चार्ज रखना है सब आपको याद में हो गए हैं, और इसके अलावा कुछ मैंने डिस्क के ऊपर बने हुए क्वेश्चन प्रॉब्लम्स, तो सब तरह की प्रॉब्लम को अपने कवर कर लिया है। अब ये एक प्रॉब्लम बची है इस टाइप की, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा E vector is equal to 2x square I cap, then calculate charge enclosed in cube। देखो बच्चों इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, I कैप में, ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, ये E वेक्टर है। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि क्यूब में बच्चों 6 फेस होते हैं, लेकिन फ्लक्स जो पास होगा वो किससे पास होगा, आप देखो एक तो 1 वाले इसमें से और एक 2 वाले इसमें से, और किसी से फ्लक्स पास नहीं होगा। आप इसको ऐसे समझो, आपने बॉक्स रख दिया, डिब्बा रख दिया और लाइंस ऐसे आ रही हैं, तो डिब्बे की बेटा जो 6 दीवारें हैं लेकिन ओनली 2 वॉल्स हैं, क्योंकि फ्लक्स की कंडीशन है कि वो एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा है, वाई या जेड में नहीं जा रहा। तो इस बॉक्स की बेटा एक्स में तो 2 ही दीवारें आएंगी ना, एक्स डायरेक्शन में फ्लक्स जाएगा, तो वो 2 वॉल से ही, 2 फेस से ही पास होगा, 1 और 2 से। और उसमें भी जो मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी क्यूब के लिए, कि क्यूब के लिए जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, तो ये इसके लिए एरिया वेक्टर इधर आएगा, इस दीवार के लिए एरिया वेक्टर इधर आएगा, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर आएगा, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर आएगा, और आगे वाली सरफेस के लिए बाहर की ओर जेड डायरेक्शन में आपकी कॉपी के ऊपर की ओर, और जो अंदर सरफेस है उसके लिए नीचे की ओर। तो हमने 6 सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी आपको मैंने सिखाई हुई है बच्चों, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इस 1 नंबर का एरिया वेक्टर ये इधर हो जाएगा, और 2 नंबर का एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, और जो E वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में जा ही रहा है। तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि 1 नंबर फेस के लिए E वेक्टर और A वेक्टर 180 डिग्री पर होंगे, और 2 नंबर के लिए ये 0 डिग्री पर होंगे। तो फाई वन बच्चों क्या हो जाएगा, EA cos 180 डिग्री। फर्स्ट सरफेस में से पासिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, EA cos 180 डिग्री। अब E की वैल्यू कितनी है, 2x स्क्वायर, E की वैल्यू है 2x स्क्वायर, और ये वाली जो बेटा सरफेस है ये तो बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर ही है, ये वाली जो सरफेस है ये तो ओरिजिन के ऊपर रखी हुई है, तो ओरिजिन के ऊपर x इक्वल टू कितना हो जाता है, 0, क्योंकि ये तो वही है, बिल्कुल शुरुआत में ही आ गई है, x इज इक्वल टू 0 हो गया, x 0 हो जाएगा तो इसमें x 0 रखेंगे तो E ही 0 हो जाएगा, और बच्चों E 0 हो गया तो ये तो कंप्लीट ही 0 हो जाएगा। अब चलिए फाई 2 में, फाई 2 होगा EA cos 0 डिग्री, क्योंकि इसमें E और A सेम डायरेक्शन में है। अब E की वैल्यू, क्योंकि E की वैल्यू 2x स्क्वायर है, और ये सरफेस कितनी डिस्टेंस पर है, A डिस्टेंस पर है,
सेकंड सरफेस की ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है a, तो इसमें सेकंड सरफेस के लिए x कितना हो जाएगा a, तो x की वैल्यू a रखो तो वो बन जाएगा 2a²। ये बन गई इसकी इंटेंसिटी 2a²। अब आ गया एरिया। एरिया तो बेटा हर फेस का a और a है तो इसका a² ही होता है, और कोस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो फाई 2 कितना आ जाएगा आपके पास, देखो कितना आ गया 2a⁴। अब बच्चों जो फाई नेट होगा वो क्या होगा फाई 1 प्लस फाई 2, ठीक है। जो नेट होता है वैसे वो पूरे 6 सरफेस का सम होता है, फाई 1 फाई 2 फाई 3, पर फाई 3 फाई 4 फाई 5 और फाई 6 ये सब कितने होते हैं 0 होते हैं। साइड में लिख देते हैं बेटा इसको अच्छे से कि बाकी सरफेस, कोई पूछे भी बाकी सरफेस तो लिया ही नहीं, 1 और 2 ही ले लिए आपने, तो 3 वाला सरफेस, 4 वाला, 5 वाला और 6 वाला, इन सब की वैल्यू फ्लक्स की 0 रहती है क्योंकि उनसे फ्लक्स पास ही नहीं होता। रीजन क्योंकि उनमें ई वेक्टर और ए वेक्टर 90 पे हो जाते हैं। अभी ई इधर आ रहा है तो उसका ए बेटा 90 पे है, ई तो एक्स में आ रहा है वो वाई में जा रहा है, या आगे वाली सरफेस का जेड में जा रहा है, तो ये कोस 90 डिग्री के चक्कर में वो 0 हो जाते हैं। तो फाई नेट इनको ऐड करो बेटा, ये तो 0 ही है, और फाई नेट की वैल्यू क्या होती है क्यू एन क्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। फाई 1 कितना है 0 और फाई 2 कितना है 2a⁴ है, तो बेटा क्यू एन क्लोज का लास्ट आंसर कितना आ जाएगा, यहां मैं लिखता हूं लास्ट आंसर क्यू एन क्लोज आ जाएगा 2a⁴ एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर। तो बेटा आपको क्या करना है, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं। पहले इसका कंसेप्ट आपने सीख लिया कि फ्लक्स किधर आ रहा था एक्स डायरेक्शन में, इंटेंसिटी किधर आ रही थी एक्स डायरेक्शन में, तो ओनली जो 2 सरफेस है उससे फ्लक्स पास होगा, तो फाई 1 और फाई 2 निकाल लो, उनका नेट निकाल लो, और नेट किसके इक्वल होता है क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपनी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4y² प्लस 1j कैप, इसमें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड x में भी है और y में भी है, देन कैलकुलेट चार्ज एनक्लोज इन द क्यूब गिवन a इज इक्वल टू 1। तो एक कॉमन सेंस की बात ये तो सोच ही लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा x डायरेक्शन में भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आ रहा है, ई एक्स कंपोनेंट है इसका, कितना है 3i कैप है, तो ये तो इनमें से पास होगा 1 नंबर और 2 नंबर में से। और जो वाई डायरेक्शन वाला है ई वाई, ये ऐसे होगा बच्चों वाई डायरेक्शन वाला, तो वो किस में से पास होगा अभी 3 वाले में से और 4 वाले में से, ये 4 है, ठीक है, इसमें से पास होगा। यानी कि अब जो इसकी 4 सरफेस होंगी उसमें से फ्लक्स पास होगा, लेकिन जेड वाला कंपोनेंट नहीं है तो उसमें से फ्लक्स पास नहीं होगा, ठीक है, ये वाली आगे वाली और पीछे वाली में से। तो अब चारों का आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तो पहले आप क्या करो चारों के लिए ए वेक्टर की डायरेक्शन बना दो। ये रहा बच्चों ए वेक्टर इसका बाहर की ओर, ये रहा इसका ए वेक्टर, ये रहा इसका ए वेक्टर और ये रहा इसका ए वेक्टर। चलो 1 बाई 1 सबको कैलकुलेट करो। फाई 1 इज इक्वल टू ई ए कोस 180 डिग्री। चेक करो बेटा 180 डिग्री है, 1 नंबर के ऊपर ई और ए अपोजिट हैं, तो कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री। ई का एक्स कंपोनेंट है क्योंकि इसमें कौन सा कंपोनेंट पास हो रहा है एक्स कंपोनेंट, तो ई एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है 3, एरिया कितना हो जाएगा a² और कोस 180 कितना होता है -1, और a की वैल्यू आपको कितनी दी है, साइड की लेंथ कितनी दी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो लास्ट आंसर क्या आ जाएगा -3। नेक्स्ट फाई 2 एक्स कंपोनेंट ही पास हो रहा है, सेकंड नंबर वाले में से भी ये एक्स कंपोनेंट ही पास होगा, ई एक्स ए कोस 0 डिग्री, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, और एरिया कितना होगा a का स्क्वायर होगा, और -1 के बजाय +1 यहाँ क्योंकि कोस 0 डिग्री है वहाँ 180 डिग्री था, a की वैल्यू 1, तो ये आंसर फाइनल आंसर कितना आ जाएगा +3। नेक्स्ट चलो फाई 3 देखो बेटा, फाई 3 जो है वो ये वाला है थर्ड, इसमें e और भाई आपको कैसे दिख रहे हैं अपोजिट, तो ई ए कोस 180 डिग्री, इसमें e का कौन सा कंपोनेंट होगा वाई साइड वाला। अब ई वाई कितना है 4y² + 1, तो ई वाई की वैल्यू बेटा मैं साइड में लिखता हूँ 4y² + 1, ठीक है, और ये तो बॉटम के ऊपर ही है, तो बॉटम के ऊपर
जो अभी थर्ड नंबर सरफेस की बात चल रही है, फोर थर्ड y इज इक्वल टू जीरो, तो y बेटा जीरो हो गया, y जीरो हो गया तो यहाँ जीरो रख दो, जीरो प्लस वन कितना आ जाएगा, वन, फोर बच जाएगा, तो ई वाई कितना आ जाएगा, फोर जे कैप, फोर जे कैप, या इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, फोर, तो ई वाई की जगह पे हमने कितना रखा, फोर, एरिया वही होगा ए स्क्वायर, कोस 180 डिग्री कितना होगा, माइनस वन, तो बेटा ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस फोर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट फोर्थ वाला सरफेस देखिए, पाई फोर, ये होगा ई भाई, क्योंकि यहां से भी ये भाई वाला फ्लक्स ही फोर में से भी पास होगा, तो ई भाई ए कोस जीरो डिग्री, तो कोस जीरो डिग्री है बेटा इसमें, क्योंकि जिधर एरिया वेक्टर है उधर से ई भाई ये आ रहा है वाई डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी वाई में है, तो कोस जीरो डिग्री हो गया। ई भाई की वैल्यू फोर नंबर के लिए, फोर नंबर के लिए बच्चों भाई की वैल्यू ए के इक्वल है, क्योंकि ये तो बॉटम पे था, ये वाई एक्सिस में कितना हाइट पे होगा, ए हाइट पे, जितनी इसकी क्यूब की हाइट है, तो ये वाला अपर सरफेस ए हाइट पे आ गया, तो भाई की वैल्यू ए रख दो, तो ई भाई कितना बन जाएगा, फोर्थ वाले सरफेस के लिए वाई की वैल्यू बेटा ए रख दो, और वाई की वैल्यू ए, तो ए स्क्वायर प्लस वन, और ए आगे वन के बराबर है, तो वन का स्क्वायर वन प्लस वन टू, तो कितना आ जाएगा, एट जे कैप, तो ई वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एट, एरिया कितना है बच्चों, ए स्क्वायर, कोस जीरो डिग्री कितना होता है, प्लस वन, तो ये कितना आ गया बताओ यहाँ पे, प्लस का एट आ गया। ठीक है, तो चारों के हमने फ्लक्स निकाल लिए। अब हमें किसकी जरूरत है, फाई नेट की। फाई नेट बच्चों किसके इक्वल होगा, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री प्लस फाई फोर के, चार ही सरफेस लेंगे क्योंकि बाकी दो का फ्लक्स तो जीरो है, तो फाइव और सिक्स मैंने क्यों नहीं लिए, क्योंकि उसका उसमें से फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा, उसमें फ्लक्स की वैल्यू जीरो है, तो फाई नेट क्या होगा, क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, इन चारों को बेटा ऐड करो, माइनस थ्री और प्लस थ्री ये तो जीरो हो गया, माइनस फोर और प्लस एट कितना बच जाएगा, प्लस फोर, तो ये फोर आ जाएगा, तो क्यू एनक्लोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस फोर एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा आंसर, ये उसके अंदर एनक्लोज चार्ज होगा। तो इस तरह से बेटा आप गॉस लॉ के अंदर 100% एक्सपर्ट हो चुके हो, आपने सब तरह के क्वेश्चन सीख लिए। अच्छे से इस क्लास को रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो, नोट्स बना के अच्छे से 2-3 बार इसको रिवाइज कर लो, फिर आप कोई भी किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल आप सॉल्व कर सकते हो, और कोई भी PYQ आपको आता, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, सब आपको आता होगा। ठीक है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट।